Dear students, welcome back. Yes, this time for my sixth semester student. आपके लिए छोटा सा गिफ्ट, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। मुझे बताया गया कि डीयू में कल एग्जाम है और भी यूनिवर्सिटीज में इस नए सिलेबस एनईपी पे एग्जाम होंगे इसी थीम पे, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। क्या चैलेंजेस हैं इस पे? हम 3 साल का क्वेश्चन जो कहते हैं वो तो मिसनोमर है, क्योंकि आपको 3 साल का क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं एक्चुअल, क्योंकि केवल 2025 में ही एनईपी था। लेकिन इसके पहले भी जो है सेम थीम पे पहले पढ़ाई होती थी, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पे, डीएससी पेपर था डीयू में, उसके सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। और जो पुराने वीडियो की मैंने नैरेशन थी, जो मैंने बहुत पैशनेट वे में दिया था, आज वीडियो को सुनोगे तो आपको लगेगा कि मैं कितना पैशनेट हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो मैंने उस नैरेशन को एज इट इज रखा है, जो आपके लिए यूजफुल है, जो नए सिलेबस में है। बाकी जो न्यू सिलेबस में नए थीम है, उसको मैंने जो है नया नरेट किया है। तो चलिए, ये वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन मेरा दावा है कि ये 1.5 या 1.25 घंटे सबसे बहुमूल्य और सबसे आपको बैंक फॉर मनी है। आपको सबसे अच्छा रिटर्न ये देगा कल के एग्जाम के लिए। यदि आप इसको 3-4 बार देख लो, स्पीड बढ़ा बढ़ा के, मेरा दावा है कि आप 100% क्वेश्चन कल आने वाले पेपर में, और भी स्टूडेंट अलग अलग एग्जाम में इस थीम पे, आप 100% क्वेश्चन बिना किसी बुक पढ़े हुए लिख सकते हो। सो लेट अस बिगिन 3 years पेपर एनालिसिस एक्सप्लेनेशन गेस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी फॉर सेमेस्टर 6। सबसे पहले चलिए देखते हैं सिलेबस कैसा दिखता है डीएससी 18 का। ये मैंने डीयू से लिया है, लेकिन अदर जो यूजीसी के जो एनईपी को फॉलो करते हैं यूनिवर्सिटीज, लगभग ऐसे ही सिलेबस हर जगह होंगे। लेट अस सी। यूनिट 1 जो है, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुई है, जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सोर्सेज ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, उसको डिटर्मिनेंट्स भी कर सकते हैं। मतलब क्या निर्धारित करते हैं, क्या फैक्टर्स है जो निर्धारित करते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी को। थ्योराइजिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का मतलब है कि थ्योरेटिकल जो आईआर की थ्योरी देखें, मोरल आइडियलिज्म, रियलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, वो पोस्ट कॉलोनियलिज्म, वो कहाँ कहाँ नजर आती है हमारे इंडियाज के फॉरेन पॉलिसी में। या उस नजरिए से भी हम देखें, रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें, तो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी कैसा दिखता है, इस पे चर्चा करेंगे थोड़ी सी इसमें आगे भी। देन डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, इस पे मैं इसी पे डिस्कस कर रहा हूँ, इस वीडियो में ही डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारे कंपोनेंट क्या है। यदि आप इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का बोले, क्या एलिमेंट्स हैं, क्या डायमेंशंस है, तो चलिए उस पर डिस्कस करेंगे। एंड फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट इन मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये भी इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे चले गए पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड में। तो इस पे से काफी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। यूनिट 2 जो है वो है इंडिया एंड चेंजिंग ग्लोबल पावर इक्वेशन, जो बदलता रहा है, आपको पता है, उस पर भी थोड़ी इसमें चर्चा होगी। इंडिया और यूएसए का रिलेशन कैसा रहा है, रसिया और चाइना, तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 है इंडियाज इन साउथ एशिया। आपको पता है कि साउथ एशियन जो पेनिनसुला है, जो समुद्र में ऐसे निकलती है ट्रायंगुलर, इसको पेनिनसुला कहते हैं, ये इंडियन ओशन में, उसमें हम जो है एक तरह के सब कंटिनेंट है, ये कंट्री भी नहीं है। और जिसको आज हम इंडिया का नेबर बोलते हैं, अधिकतर इंडिया इंडिया का पार्ट रहा है। 1947 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तो एक ही कंट्री थी। अफगानिस्तान का काफी पार्ट जो है इंडिया के पार्ट में रहा है, मौर्यन डायनेस्टी से लेके कई 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 नॉर्थ इंडियन मुगल साम्राज्य के टाइम तक। तो इंडिया जो है वो प्रीमियम, या आप कह लो कि द कंट्री है साउथ एशिया का। सारे उसके एडजंक्ट जैसे हैं, आप यहाँ पे श्रीलंका देखोगे, यहाँ मालदीव डॉट जैसा देखोगे, बांग्लादेश छोटा सा देखोगे, पाकिस्तान देखोगे, लेकिन इंडिया इज द सब कंट्री। तो उसके क्या चैलेंजेस हैं साउथ एशिया में इंडिया के ऐसे बड़े से कंट्री होने का। सो लैंड एंड बाउंड्री हमारी टकराती है, तो वहां इशू होती है। माइग्रेशन, रिफ्यूजी, आपको पता है 1971 की वॉर केवल जो है इसलिए हुई थी कि जब ईस्ट पाकिस्तान जो उस समय कहलाता था, वहां से जब करोड़ों रिफ्यूजी, लाखों ही नहीं, करोड़ों इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो हम लोगों को मिलिट्री इंटरवेंशन करनी पड़ी थी। उससे जो है रिफ्यूजी क्राइसिस, हम लोगों ने रिफ्यूजी क्राइसिस एक बार नहीं कई बार झेला है। पार्टीशन के टाइम में झेला है, और फिर बांग्लादेश वॉर के टाइम में भी। डिबेटिंग रीजनल स्ट्रैटेजीज, तो उसके चलते हम लोगों ने जो इंगेज किया कि साउथ एशिया के पॉलिटी को कैसे किया जाए, सार्क के थ्रू, बिम्स्टेक के थ्रू। जब सार्क एक तरह से मोरीबंद हो गया, मतलब एकदम बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हैं कि सुसुप्ता अवस्था में चला गया, सस्पेंडेड एनिमेशन में, तो फिर हम लोगों ने अपनी एनर्जी जो है वो बिम्स्टेक की तरफ लगाया।
जिससे कि इस रीजन में जो है एक रीजनल कोऑपरेशन हो सके, फ्री ट्रेड हो सके ऑल। तो इस पे पढ़नी है। यूनिट 4 जो है चैलेंजेस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबल डोमेन, इस पे भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। क्या हमारे चैलेंजेस हैं, निगोशिएटिंग स्टाइल एंड स्ट्रेटजीज, ट्रेड के थ्रू हमने कैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी प्रोजेक्ट की है, पावर प्रोजेक्ट की है, सिक्योरिटी की क्या चैलेंज है, क्लाइमेट चेंज की क्या चैलेंज है, और इंडिया का जो इंगेजमेंट जो मल्टीलैटरल फोरम में है, उसमें तो केवल ब्रिक्स ही दिया है, लेकिन और भी आप कर सकते हैं। इंडिया एज ए इमर्जिंग पावर, जो लोग कहते हैं कि इंडिया चाइना दुनिया की नई, जैसे कि पहले वर्ल्ड में 1-2 साल से हुआ है, 100-200 साल से जो है वेस्ट, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप, ये दो धुरी बने। वैसे ही बहुत सारे थिंकर ये मानते हैं कि नेक्स्ट जो 100-200 साल के में जो पावर होगी वर्ल्ड में, उसमें इंडिया चाइना धुरी बनेंगे उसकी। सो इंडिया इन चेंजिंग इंटरनेशनल ऑर्डर, और हमारी जो सॉफ्ट पावर है जो है, उसको कैसे हम प्रोजेक्ट करते हैं, चाहे वो हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन की हो, योगा की हो, या हमारे फिल्म और कल्चर, डांस, म्यूजिक, स्पिरिचुअलिटी, ये सब को हम कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। हमारी जो डायस्पोरा है जो पूरी दुनिया में फैली है, उसका कैसे हम यूज करते हैं, या कैसे हमारा वो एक तरह से एलिमेंट बनता है हमारे सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन का। ये सब आपको इसमें पढ़नी है। बहुत ही आसान सिलेबस है, आसानी से आप इस पे लिख सकते हैं। आंसर लिखने की कला आपको होनी चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताऊं, वैसे मैं इस पे ज्यादा इसमें नहीं कर रहा हूं, आपको पहले जो है इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, इंट्रो हम कहते हैं। और उस इंट्रो में कोई भी टॉपिक आए तो आप कम से कम 1-2 पैराग्राफ लिखिए कि ये टॉपिक के मायने आपके अनुसार से क्या है। इंट्रो का मतलब यही होता है। और फिर आप जो उस ऐसे टाइप आंसर में लिख रहे हैं ना, उसका जिस्ट लिख दीजिए, उसकी एक तरह से समरी जैसी जो है लिख दीजिए कि मैं ये कहना चाहता हूं पुरजोर ढंग से। यही इसी को इंट्रो कहते हैं। उसके बाद फिर आप बॉडी में जो आपने जिस्ट लिखा है ना, उसी को एक्सपैंड करने को बॉडी बोलते हैं। जो मेन जो आंसर का पार्ट होता है बॉडी। आप यहाँ बुलेट भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ में लिख सकते हैं, और लास्ट में जब कंक्लूजन लिखते हैं ना, तो वो इंट्रो का ही पैराफ्रेज्ड होता है। ये बहुत मजेदार बात है, इसको मैं कई बार कहा। कंक्लूजन इज नथिंग बट पैराफ्रेज्ड इंट्रोडक्शन। पहले आप कहते हैं कि मैं इस आंसर में ये कहना चाहता हूं, मेरी मेरी ये थॉट है, ये है। और कंक्लूजन में आप कहते हो हमने ये कहा। दैट्स ऑल। दोनों को थोड़ा सा पैराफ्रेज करते हो, और कुछ क्वेश्चन भी छोड़ जाते हो कि ये डिस्कशन के बाद क्या निकल के आता है। ये यदि आप लिखना सीख जाओगे ना, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन इस तरीके से, तो आप सिविल सर्विसेज में भी, पीएससीज में भी, जहां एस्से टाइप आते हैं, वहां लिख पाओगे। यही स्टैंडर्ड मेथड है। इसी तरह से एस्से भी लिखी जाती है। जो ब्रिलियंट एस्से जितने भी देखोगे, ऐसे ही है। आप एक छोटा सा एस्से लिखते हो, आप ये समझो कि 800-1000 वर्ड का आप एस्से लिखते हो। चलिए, विद दिस लेंदी डिस्कशन शुरुआत करते हैं। अब यदि इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, बहुत जल्दी से यदि हम फॉरेन पॉलिसी के कुछ डेफिनेशन, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, ये सबसे अच्छा डेफिनेशन एक ही है। फॉरेन पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ प्रिंसिपल, डिसीजंस एंड मींस अडॉप्टेड एंड फॉलोड बाय ए नेशन फॉर सिक्योरिंग हर गोल्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल रिलेशन। ये की वर्ड है। मतलब अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी पॉलिसी बनाती है, फिक्स्ड एक्शंस या जो डेफिनिट कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करती है, और जिस तरह से एक्ट करती है इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई नेशन, वो उसका फॉरेन पॉलिसी कहलाता है। मतलब कि एक और एकमात्र एम है अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी पॉलिसी बनाना पड़े, जैसा एक्ट करना पड़े, जैसा बिहेव करना पड़े इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे अभी आप एग्जाम्पल इसका लीजिए कि इंडिया जो है उसके लिए ये इंटरेस्ट में है कि चाइना के हेजमनी को रोके वो साउथ एशिया में। उसके लिए इंडिया क्वाड में जो है शामिल खुशी खुशी होती है, और वो ज्वाइंट जो है नेवल एक्सरसाइज भी करती है कोऑर्डिनेशन के साथ में। दूसरा आप देखेंगे तो रसिया का, आप देखिए फॉरेन पॉलिसी, उसको नाटो का जो एक्सपेंशन है ईस्टवर्ड, पर्टिकुलरली यूक्रेन, जॉर्जिया में, अपने अस्तित्व के लिए खतरा नजर आता है, और वो उसके लिए वॉर करने से भी नहीं चूकती है। वॉर एज ए फॉरेन पॉलिसी उसने अपनाया है। तो इस टाइप का यदि आप यूएसए का देखिए, उसकी फॉरेन पॉलिसी, तो उसको लगता है कि चाइना के हेजेमनी को रोकना उसके लिए जरूरी है, इसलिए वो अधिक से अधिक समय अब अपने इंडो
पैसिफिक में दे रहा है। तो इस तरह से हर कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और आगे बढ़ाने के लिए अपनी पॉलिसी तय करता है, जिसको फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। बाकी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, एक मैं केवल लास्ट में पढ़ रहा हूं। फॉरेन पॉलिसी इज ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड डिसीजंस, ए प्लान ऑफ एक्शन एंड ए दैट thought out course of action, thought out course of action adopted and used by nation for conducting relation with other nations and all other international actors like NGOs, INGOs, IGOs, with a view to secure and preferred and defined goals and of her national interest। फिर वही चीज है कि अपने जो उसका नेशनल इंटरेस्ट है और उसके तहत जो गोल ऑब्जेक्टिव बनती है उसको सिक्योर करने के लिए एक नेशन क्या डिसीजन लेता है, क्या प्रिंसिपल अपनाता है, क्या प्लान ऑफ एक्शन या कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो लेता है, इस मायने में कि वो कैसा रिलेशन रखेगा अदर नेशन के साथ और इंटरनेशनल जो एक्टर है, नॉन स्टेट एक्टर या स्टेट एक्टर्स, उसके साथ कैसा रखेगा, रीजनल कोऑपरेशन से लेकर के आईजीओ तक में अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। यही जो है बेसिकली। तो आपको फॉरेन पॉलिसी के डेफिनेशंस कुछ लिखने चाहिए, हर एग्जाम जो भी क्वेश्चन आए शुरुआत इससे कर सकते हैं। अब दूसरा जो मैं आपको बताना चाहता हूं बिफोर क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, कि जो फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स जो हैं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के, वो क्या हैं। बहुत सारे हैं, ये हर कंट्री पे लागू होता है, इंडिया पे भी लागू होता है। एक तो यूनिवर्सल फैक्टर है, जो मैंने कहा कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये तो यूनिवर्सल है, ये कौटिल्य के टाइम से चला आ रहा है। उसमें ये देखा जाता है कि हमारी रिलेटिव पावर कैसी है, हमारी कैपेबिलिटी कैसी है, जैसे हम न्यूक्लियर पावर हैं, हमारा नेचुरल रिसोर्स कैसा है, जैसे हम गैस ऑयल में जो है बहुत हम पिछड़े हुए हैं, हमको डिपेंडेंट रहना पड़ता है, ये एक फैक्टर बन जाता है। तो एनर्जी सिक्योरिटी हमारे नेशनल इंटरेस्ट है। हमारी इकोनॉमिक पावर कैसा है, डेमोग्राफी हमारी जैसे स्ट्रेंथ है, हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में है और लार्जेस्ट भी हो सकते हैं, वो एक स्ट्रेंथ है। वीकनेस भी है तो स्ट्रेंथ भी है। हमारा सोशल एंड नेचुरल रिसोर्स कैसा है, मिलिट्री स्ट्रेंथ कैसा है, जैसे अभी हम सिपरी के जो अभी सर्वे हुआ है उसमें थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री में एक्सपेंडिचर करने वाले देश हैं यूएसए और चाइना के बाद। टेक्नोलॉजी में देखें तो हम आगे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हम पिछड़े हुए भी हैं। इंडियन डायस्पोरा हमारी स्ट्रेंथ है। इंडियन डायस्पोरा मतलब वो इंडियन जो कि एनआरआई जो कि दूसरे दूसरे कंट्री में रहते हैं, तो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं और वो हमारे एम्बेसडर हैं, हमें स्ट्रेंथ देते हैं। हमारा जो ज्योग्राफी है वो डिटरमिन करता है हमारे फॉरेन पॉलिसी को। यूनिवर्सल है, जैसे हम साउथ एशिया में हैं, इंडियन सब कंटिनेंट है जो इंडियन ओशन में लटका हुआ है, तो वो जो है इंडो पैसिफिक में हमें बहुत बड़ा एक रोल देता है। इंडियन ओशन में हमारा वर्चस्व है और साउथ एशिया के हम एक तरह से हेजेमनी के स्टेट हैं। देन डोमेस्टिक फैक्टर देखिए तो पॉलिटिकल इकोनॉमी हमारा कैसा है, मतलब वो इकोनॉमी जो पॉलिटिक्स से गाइडेड होती है, सभी इकोनॉमी पॉलिटिक्स से गाइडेड होती है। हमारा पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस स्टाइल कैसा है। अभी का जो गवर्नमेंट देखिएगा तो स्ट्रांग गवर्नमेंट है, जो थोड़ी इंडिया को एक वर्चस्व देने के लिए काम करती है, थोड़ा सा स्ट्रांग डिसीजन लेने वाली गवर्नमेंट है, तो उससे भी असर पड़ता है। पब्लिक ओपिनियन कैसा है, जैसे कि इंडिया में आप देखिए चाइना और पाकिस्तान को लेकर बहुत अपोजिशन है, तो कोई भी गवर्नमेंट हिम्मत नहीं करेगी कि वो चाइना के साथ बोनहोमी करे या उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशन बनाने के लिए झूला झूले, लेकिन नहीं करेगी अभी। इसी तरह पाकिस्तान के साथ भी इंडिया हमेशा अभी जद्दोजहद में, तो पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट में है। लेकिन यदि यूएसए के साथ इंडिया काफी बोनहोमी करती है, बहुत अच्छा रिलेशन बनाती है, तो लोगों को कोई परेशानी नहीं है। इवन रसिया के साथ भी बनाती है तो इंडिया में कोई खास परेशानी नहीं है। तो पब्लिक ओपिनियन मायने करता रखता है। डोमेस्टिक कुछ फोकसिंग इवेंट ऐसे होते हैं जो पूरे फॉरेन पॉलिसी को बदल देते हैं, जैसे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था टेररिस्ट का, उससे देखिए कितना चेंज हुआ। 26/11 को मुंबई टेररिस्ट अटैक से भी पूरी सब कुछ बदल गई थी। जो हमारा हाईजेक हुआ था 2000 में, वो IC-814 का नेपाल से जो जा रही थी, उसने भी काफी चीजों को बदला था। तो इस तरह से जो इवेंट होते हैं वो बदल देता है। अभी पैंडेमिक जो है उसने भी हमारे फॉरेन पॉलिसी को काफी बदला है। अभी यूक्रेन वॉर जो है वो बहुत कंट्री के फॉरेन पॉलिसी को बदल रहा है। हिस्टोरिकल जो एक्सपीरियंस है हमारा, जैसे हम एक कॉलोनी रहे हैं, हम एक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा कॉलोनाइजेशन, इंपेरियलिज्म, इन सब से हम बहुत दुखी हैं, उसके तरफ हम कभी नहीं जाएंगे। इसके अलावा नॉन अलाइन मूवमेंट में जो हम बढ़ चढ़ के हमने भाग लिया फाउंडिंग में, वो हमारा लीगेसी है, उसको हम भूल नहीं सकते हैं। जब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एंड उसका जो रोल है सुपर पावर का साउथ एशिया में, हम कैसे भूल सकते हैं कि बांग्लादेश वॉर में और लगातार हमें साउथ एशिया के जो इंडो पाक वॉर में रसिया ने हमें जो है हेल्प किया था, वीटो पावर यूज करके हमें बचाया था।
यूएन के बहुत सारे निगेटिव जो डिसीजन हो सकते थे, कैसे भूल सकते हैं हम लोग। इसी तरह से जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है यूएन में कि कैसे यूएन में जो है हेजेमनी चलती है वेस्टर्न पावर का और कैसे डेवलपिंग कंट्री को दबाया जाता है, ये हम कैसे भूल सकते हैं। और जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे डब्ल्यूटीओ हो, वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, उसमें कैसे आर्म ट्विस्ट किया जाता है डेवलपिंग कंट्री का, ये सब एक्सपीरियंस है जो हमारे फॉरेन पॉलिसी को गाइड करते हैं। देन रीजनल फैक्टर जो मैंने आपको बताया कि साउथ एशिया में हमारी जो पोजीशन है वो बिग ब्रदर की है। यहाँ पे हिस्टोरिकल लिगेसी है, कैसे इंडिया पाकिस्तान एक कंट्री थे, दो बने, और कैसे 3-4 बार हमने लड़ाई किया, कैसे चाइना के साथ हमारी लड़ाई हो गई, और चाइना कैसे अब इन्फ्लुएंस करता है साउथ एशिया में। साउथ एशिया के हर कंट्री के साथ हमारा थोड़ा बहुत अजीब सा नाता रहा है, छोटे छोटे कंट्री के साथ, और उसमें चाइना का जो घालमेल है, जो हस्तक्षेप है, जो जिसको बोलते हैं कि किसी के फटे में टांग अड़ाना, वो कैसे हमें जो है चिकोटी काटता है एक तरह से, कैसे हमें परेशान करता है, ये सब जो है रीजनल फैक्टर रहे हैं। देन यदि पांचवा देखें तो इंटरनेशनल फैक्टर देखिए तो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो है अभी कैसे बदल गया है, एक तरह से मल्टीलेटरल है, जहां यूएसए जो है अभी भी सिरमौर है, हेजमनिक है, लेकिन चाइना अपना सर उठा रहा है, और इंडिया भी उसके साथ यदि जुड़ जाए तो आज इंडो चाइना जो है मिलकर के वर्ल्ड का सुपर पावर बन सकता है, लेकिन चाइना के साथ हमारा रिलेशन खराब है। इसी तरह से कैसे जो है इंटरनेशनल ऑर्डर बदल रहा है, अब चाइना, रसिया और पाकिस्तान एक ट्राइका बनते दिखते हैं। ये अजीब सा इंडिया के लिए सिचुएशन है, क्योंकि वो रसिया को अपना दोस्त मानता है और रसिया चाइना की तरफ झुका चला जा रहा है। इससे कैसे बदल रहा है, कैसे जो है यूएसए इंडो पैसिफिक में जो है ज्यादा से ज्यादा वो सक्रिय होता जा रहा है और इंडिया को वहां एक इंपॉर्टेंट प्लेयर मानता है, उससे कैसे डायनेमिक रीजनल बदल रहा है। ये सारे फैक्टर जो है, ग्लोबलाइजेशन जो है वो कितना चेंज कर रहा है। अभी ये पूरा आपका टॉपिक ही है इंडिया फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो जो जब ग्लोबलाइज हो जाता है तो इकोनॉमिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन ने सब कंट्री को एक जैसा बना दिया है, फ्री ट्रेड होता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट हो गया। अभी आपने देखा कि इंडोनेशिया ने जब कहा कि हम पाम ऑयल का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हल्का मच गया। इंडिया ने जब अभी हाल में कहा कि हम गेहूं का एक्सपोर्ट बंद कर रहे हैं तो वेस्टर्न वर्ल्ड तक में तहलका मचने लगी। तो इस तरह से ग्लोबलाइज वर्ल्ड में एक कंट्री का फॉरेन पॉलिसी जो है वो दूसरे कंट्री के लिए बहुत ज्यादा अहम बन जाता है, क्योंकि हर कंट्री एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है। तो ये जो है ग्लोबल इवेंट जो है, जैसे कि डीकोलोनाइजेशन एक इवेंट है, 9/11 देखिए कैसा बड़ा इवेंट था, उसने पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को जो है चेंज कर दिया। पैंडेमिक अभी कोरोना जो 2 साल से चल रहे हैं, उसने एक अजीब सा जो है चेंज लाया है कंट्री की वैक्सीन पॉलिसी को ले, चाहे उसके जो वीसा पॉलिसी, वीसा नहीं मतलब जो इंटरनेशनल ट्रैवल एंड लोग जो ट्रैवल करते हैं वो, और जो रिलेशन भी जो है, क्योंकि काफी उथल पुथल हुए हैं, इकोनॉमिक में भी काफी उथल पुथल हुए हैं। तो इन सब इवेंट का जो है असर पड़ता है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी पे। इसके अलावा इंडिया जो मेंबर है डिफरेंट इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, लाइक यूएन, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, उन सब का असर पड़ता है। इसके अलावा इंटरनेशनल गवर्नमेंट आईएनजीओ जो है, मतलब कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे है, लाइक एमनेस्टी इंटरनेशनल हो चाहे अदर्स हो, उसका भी असर इंडिया के फॉरेन पॉलिसी पर पड़ता है। एमएनसी टीएनसी का रोल इतना इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि अभी ग्लोबलाइज वर्ल्ड में वो फॉरेन पॉलिसी को कई जगह जो है वो प्रभावित करते हुए दिखते हैं। आपको पता है इंडिया के साथ ट्विटर का रिलेशन कैसा रहा है, फेसबुक का कैसा रहा है। फेसबुक ने इवन चुनाव में लोग कहते हैं कि वो पार्टी को मदद करते हैं पब्लिक ओपिनियन गढ़ने में, और ट्विटर के साथ इसलिए ज्यादा पंगा होता है क्योंकि उसको लोग पॉलिटिकल हथियार के रूप में अभी नेता यूज करते हैं अपने फॉरेन पॉलिसी को भी लेकर के, सबसे पहले उसी पे सारी बातें आती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करती है। इसके अलावा जो मेंबरशिप है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन का, लाइक G20 का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है इंडिया, G77 जो नाम से जुड़ा हुआ है उसका मेंबर है, ब्रिक्स का मेंबर है इंडिया, G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन G20 अभी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये सब भी जो है, RCEP का मेंबर नहीं है इंडिया, वो भी एक अलग बात है। इंडिया क्वाड का मेंबर बना है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और इंडिया जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है। तो ये जो मेंबरशिप जो है, जैसे इंडिया ने बिम्स्टेक में बहुत इन्वेस्ट किया है, सार्क को वो बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देती है। तो ये सब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबरशिप है वो भी इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करती है। इंडिया का रिलेशन एशियन के साथ कैसा है, ये सारी। देन प्रिवेलिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, जो जो करंट जो नियो लिबरलिज्म का जो बहाव है पूरे वर्ल्ड में, उससे इंडिया बछूती नहीं है। हमने लिबरलाइजेशन किया 1991 में, और हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो उससे गाइडेड होता हुआ दिखता है। हम जो है नियो लिबरल स्टेट की तरह अभी बिहेव करते हैं, सोशलिज्म को हम कहीं पीछे छोड़ दिए हैं। एंड फाइनली यदि आप सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यदि देखें तो इंडिया के अपनी एक आइडेंटिटी है, इमेज है,
कि हम एक ओल्ड सिविलाइजेशन है, एक शांति प्रिय देश है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जहाँ पे कि फ्रीडम जो है उसको बनाए रखने के लोग कोशिश करते हैं, मल्टी कल्चरल नेशन जैसे हैं, डाइवर्सिटी है, डीप डाइवर्सिटी है, फिर भी हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम सहनशील नेशन है, हम हमेशा इंटरनेशनल लॉ को मानते रहे, हमने अनायास किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। इस टाइप की हमारी आइडेंटिटी इमेज है। नॉर्म, बिलीव, वैल्यू सिस्टम जो हमारे हैं वो भी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ये सब कंस्ट्रक्टिविज्म में किस तरह से हम सोचते हैं, किस तरह से हम अपने को देखते हैं। अब इसमें देखिए एक जैसे कैसे होता है, इंदिरा गांधी कैसे देखती थी कि इंडिया का हेजोमनी है साउथ एशिया में, मतलब हम जो है वो वर्चस्व वाले स्टेट हैं और इसमें कोई फॉरेन पावर, इवन सुपर पावर जो है मडल नहीं कर सकता साउथ एशिया हमारी जो हेजोमनी है। लेकिन जब गुजराल का टाइम आया, इंदर कुमार गुजराल, तो उन्होंने उसको बदल दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नॉन रेसिप्रोकल जो है बेनिफिट देंगे अपने नेबर्स को, मतलब हम नहीं कहेंगे कि टीट फॉर टैट, तुमको हम फ्री में पैसे देंगे, तुमको हम फ्री में एक्सेस देंगे, फ्री में हम तुमको सुविधा देंगे, तुम हमारे छोटे भाई हो, हम तुमसे वो क्विड प्रो क्यों मांगेंगे नहीं कि हमने तुमको ये दिया। तो इसको नॉन रेसिप्रोकल फॉरेन पॉलिसी कहा गया विथ नेबर्स, नॉन रेसिप्रोकल कंसेशन टू स्मॉल नेबर्स। अब ये एक बहुत अलग टाइप की है। फिर आप देखेंगे कि मनमोहन सिंह ने बहुत अलग टाइप का नीति रखा, फिर मोदी जी के टाइम में अलग नीति है। तो जब जैसे जैसे हमारा गवर्नेंस या गवर्नमेंट बदलता है, उसकी स्टाइल बदलती है, तो हमारी रीजनल जो पॉलिटिक्स में जो हमारा रोल है वो भी बदल जाता है। अभी इंडिया कुछ ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट दिख रहा है यूक्रेन वॉर में, कुछ ज़्यादा ही वो प्ले कर रहा है वो स्पेस को जो उसको मिली हुई है चाइना के राइज से और यूएस के घबराहट से और रसिया के जो है इस तरह के बेलिजरेंस से। इससे इंडिया एक तरह का फायदा उठाता हुआ नजर आता है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट नजर आता है एज फार एज फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो आपको समझने हैं और समझ करके इसको लिखने हैं एग्जाम में। अब चलो सिलेबस को डिफाइन करने के बाद और थोड़ी सी एक पढ़ाई की सोर्सेज ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी जो आपको जानना चाहिए, उसके बाद चलो 3 साल के क्वेश्चन देखते हैं। जैसा मैंने कहा कि 2025 तो एनईपी मिलता है, लेकिन उसके पहले एनईपी था ही नहीं। तो लेकिन ओल्ड सिलेबस यही था, थीम इंडिया फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइज वर्ल्ड करके था। तो उसके क्वेश्चन जो है, जो रिलेवेंट है, जो आपके नए सिलेबस से मिलते हैं, मैंने उस स्लाइड को एज इट इज छोड़ दिया, उसको फिर से नरेट नहीं किया, क्योंकि बहुत पैशनेट नरेशन मैंने किया था, इसलिए भी ये वीडियो लंबा बना है। लेकिन उसके चलते ये वीडियो बहुत यूजफुल भी हो गया है। सो लेट अस बिगिन। कुछ नए स्लाइड, कुछ ओल्ड स्लाइड। सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से रिलेटेड। अब आप बोलोगे सर इसमें तो एक ही एग्जाम हुआ है एनईपी की। ये बात फैक्ट है कि एक एग्जाम केवल एनईपी की हुई है, लेकिन इसके पहले डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइज वर्ल्ड करके जो है वो एक इलेक्टिव कोर्स था। उसको कुछ स्टूडेंट लेते थे, कुछ नहीं लेते थे। उसके क्वेश्चन इससे मिलते हैं। और आपको जान के बहुत एक तरह से हैरानी भी हो सकती है, या आपको अच्छा भी लग सकता है कि आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना, सेटर वहीं से उठा करके उसको थोड़ी बहुत चेंज करके देते हैं। क्योंकि सेटर भी आलसी होते हैं, तो उनको मिल जाती है डीएससी पहले डीयू के, तो उसको वो जो है चेंज करके आपको देते हैं। इसलिए वो उन क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिया है। अब आप देखिए कि जो इस वीडियो की जो थीम है, सोर्सेज एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इसेंशियल कंपोनेंट फीचर, वो भी मैंने ले लिया है। डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, 2 टॉपिक मैंने ले लिया है। इसमें जो एक्चुअल एनईपी का जो क्वेश्चन है, जो 2025 में सेमेस्टर 6 में आपके सीनियर को पूछा गया है, व्हाट आर द मेजर सोर्सेज एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इसको कहते हैं सिलेबस को उठाओ, इज आर दिस जोड़ो और क्वेश्चन बनाओ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका होता है। तो समझो कि जस्ट आपने सिलेबस पढ़ लिया तो आप ये आंसर को लिख सकते हो। ये तो पूरा ही डिस्कस करेंगे हम लोग। डिस्क्राइब द रोल ऑफ दीज सोर्सेज इन शेपिंग आवर फॉरेन पॉलिसी, ये इसी का एक्सपेंशन है, आप नहीं भी लिखते तब भी वही होता। हाउ दीज सोर्सेज एंड डिटर्मिनेंट्स हैव शेप्ड आवर फॉरेन पॉलिसी, और वो दिखता कैसा है उस पर भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। अब जो है कुछ क्वेश्चन जो मैंने बोला कि पहले जो इलेक्टिव पेपर थे इंडिया फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइज वर्ल्ड, उससे देखो कैसे लिया इन्होंने। क्वेश्चन 1 है, डिस्कस द बेसिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी इन लाइट ऑफ चेंजिंग टाइम। कैन यू फील कि ये सेम क्वेश्चन है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2, व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, लेकिन जिसमें हम लोग चर्चा भी करेंगे, जिसको हम कहते हैं डायमेंशंस ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, जो आपके सिलेबस में क्या है, जैसे नॉन अलाइनमेंट है। तो वो है, हाउ डज इट असिस्ट इन इंडिया बिकमिंग ए ग्लोबल पावर। ये तो चलो ब्ला ब्ला है, आप कह सकते हो कि हाँ हमारी फॉरेन पॉलिसी का गोल ही है कि हम इमर्ज करें एज ए ग्लोबल पावर। Critically examine the major factors shaping India's foreign policy. Can you find it as a same
क्यों, क्या आप इसको पहचान पा रहे हो कि ये क्वेश्चन, फैक्टर बोलो, सोर्सेज बोलो, डिटर्मिनेंट्स बोलो, विच शेप्स इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, एक ही बात है। सो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द मेजर शिफ्ट्स इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम कोल्ड वॉर टू पोस्ट कोल्ड वॉर ग्लोबल ऑर्डर। ये बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। आप गौर से सुनना, बहुत डिटेल में नहीं लेकिन सबस्टेंशियली। तो ये भी इससे जुड़ा हुआ है कि हमारे फॉरेन पॉलिसी के एलिमेंट्स क्या रहे हैं और वो कैसे चेंज किए हैं। जब ग्लोबल इन्वायरमेंट कोल्ड वॉर का था तो हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी थी, और कैसे उसमें चेंज आता है जब कोल्ड वॉर एरा खत्म हो जाता है। ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट है ग्लोबल पावर इक्वेशन और ग्लोबल ऑर्डर, या आप कह सकते हो एक्सटर्नल या ग्लोबल इन्वायरमेंट। ये एक सोर्स जो है कैसे हमारे फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करता है। तो विद दिस आप समझ सकते हो कि जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली सिलेबस से आते हैं। इसका जो क्रक्स है वो वही है जो सिलेबस में है, कि क्या सोर्सेज हैं, आप सोर्स कह लो, फैक्टर कह लो, डिटर्मिनेंट्स कह लो, जो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को डिटरमिन करते हैं जैसा वो है, और कैसे इससे जो है हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी आई है और वो टाइम के साथ कैसे चेंज की है। इतना यदि आप समझ लेते हो तो इनफैक्ट सिलेबस का 30% आपने पढ़ लिया। नाउ चलिए टॉपिक पे चलते हैं। आइए अब देखते हैं थ्योराइजिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ये एक नया इन्होंने जो है, पिछली जो ओल्ड सिलेबस थी उससे इसमें उन्होंने ऐड किया है, लेकिन ये है खासा आसान, क्योंकि आपने पढ़ा है थ्योरी ऑफ रियलिज्म, लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। ये हम लोगों ने मेजर जो थ्योरी है मार्क्सिज्म, हम लोगों ने पढ़ा है, आपने भी अच्छी तरह पढ़ा है। यदि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को देखें तो आपको क्या नजर आता है? वो रियलिज्म है, लिबरलिज्म है, लिबरल इंटरनेशनलिज्म है, या कंस्ट्रक्टिविज्म है, क्या है वो? या इंटरनेशनल सोसाइटी अप्रोच है जो इंग्लिश स्कूल के मिडवे है? तो इसी पे ये बेस किया है इन्होंने कि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से इंडिया के फॉरेन पॉलिसी कैसी नजर आती है। इसमें इन्होंने जो 2025 में क्वेश्चन पूछा है वो है क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम ए रियलिस्ट पर्सपेक्टिव। इसका मतलब क्या है कि यदि रियलिज्म का चश्मा आप लगा लीजिए तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आपको कैसी दिखेगी? आप ये कहोगे कि इंडिया जो है कब कई जगह जो है नॉर्मेटिविज्म में चला जाता है, आइडियलिज्म में चलाता है, मोरल आइडियलिज्म में, खास करके नेहरूवियन जो फॉरेन पॉलिसी थी जब इंडिया आजाद हुआ था, तो इंडिया एकदम वही काम कर रहा था जो कि वर्ल्ड वॉर वन और टू के वुड्रो विल्सन, नॉर्मल एंगल, ये सब जो कर रहे थे, और जिसको ईएच कार्ड ने कहा कि वो लोग नाइव हैं। नाइव मतलब भोले हैं। ये मोरल आइडियलिस्ट 14 पॉइंट प्रिंसिपल बना देंगे, परपेचुअल पीस हो जाएगा, वॉर खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं होता। दुनिया बहुत ही डेंजरस है, और इसमें जो है मनुष्य मनुष्य का ही दुश्मन है, मतलब मत्स्य न्याय है, एनार्की है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है, और वही हुआ। उसके बाद क्या हुआ? पूरी मोरल आइडियलिज्म ढह गई, वर्ल्ड वॉर वन टू एंड ऑल, टू के बाद। और उसके बाद रियलिज्म जो है सर चढ़ करके बोला। तो उस पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया की जो शुरुआती जो फॉरेन पॉलिसी थी जब इंडिया आजाद होने के बाद, वो नाइव थी, मतलब वो भोलापन था। उसमें जो मोरल आइडियलिज्म था, पंचशील, नेहरू जी ने कहा, देन नॉन अलाइन मूवमेंट, काफी ज्यादा नॉर्मेटिविज्म और आइडियलिज्म का पुट था उसमें। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने अपना रेजिम संभाला तो उन्होंने इसको समझा, ये जो क्रिटिकल अप्रोच रियलिस्ट पर्सपेक्टिव का है, कि इंडिया काफी ज्यादा जो है मोरल आइडियलिज्म की तरफ गया है, और उससे उसको चोट पहुंची। चाइना ने उस पर अटैक किया, एक तरीके से इंडिया को हार का मुंह देखना पड़ा, और पाकिस्तान भी बेलिजरेंट के जैसा दो दो बार लड़ाई कर चुका था, 48 और 65 में। इसके बाद इंदिरा गांधी ने जो है रियलिस्ट अप्रोच अपनाया, स्ट्रक्चरल रियलिज्म, जो जो प्रिंसिपल ये कहती है कि बैलेंस ऑफ पावर करना है, तो उसने बैलेंस ऑफ पावर किया। उसने रसिया के साथ 1971 का जो है वो अलायंस किया, बांग्लादेश को लिबरेट कराया, पाकिस्तान को दो पार्ट में तोड़ा, और एक रीजनल हेजमन जैसा जो है उभर करके आया। तो ये एक रियलिस्ट फेज था। उसके बाद से भी आप देखोगे कि राजीव गांधी और फिर मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, तो वो सब जो उन्होंने बीच बीच का रास्ता अपनाया। इंडिया की सॉफ्ट पावर भी बढ़ने लगी थी, तो सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन भी इंडिया करने लगा था, शांति का दूध भी बनने की कोशिश करता था। मोदी रेजिम में एक तरह का देखोगे तो एक बहुत चेंज आई है। इसको आप कह सकते हो इनलाइटेंड रियलिज्म, मतलब कि ये एक रियलिज्म तो है,
मोदी रेजिम में ही रियलिज्म है, इंदिरा गांधी जैसी। लेकिन इसमें सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन भी काफी ज्यादा है, डायस्पोरा जो है उसकी लिवरेज करने की भी है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करने की भी कोशिश है। तो अभी के एरा में भी इनलाइटेड रियलिज्म है। जब हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं तो वो रियलिज्म है। जब हम मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं कि एक ही साथ हम क्वाड में भी होंगे और एससीओ और ब्रिक्स में होंगे, तो ये रियलिज्म है। तो हम लोगों ने नेहरूवियन मोरल आइडियलिज्म के बाद रियलिज्म को अपनाया है, डेफिनेटली अपनाया है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को लिखना है। यदि आप लिबरलिज्म के पर्सपेक्टिव से देखो, क्योंकि आगे आपको वैसे भी शायद आ सकता है, तो इंडिया जो है काफी एक लिबरल इंटरनेशनलिज्म इंडिया ने हमेशा अपनाया है। इंडिया हमेशा ग्लोबल फोरम पे, यूनाइटेड नेशन हो, चाहे यूएन की पीस कीपिंग मिशन हो, चाहे जनरली ह्यूमन राइट की जितनी कोवेनेंट हो, एक दो को छोड़ दे, जो जो इंटरनेशनल कोवेनेंट है एक दो को छोड़ दे, लाइक एनपीटी हम लोगों ने साइन नहीं किया, सीटीबीटी नहीं किया, रिफ्यूजी कन्वेंशन हम लोगों ने साइन नहीं किया, इन सबको यदि हम छोड़ दें तो जनरली हम लोगों ने जो है अधिकतर जो है जो इंटरनेशनल रेजीम है, इंटरनेशनल कोवेनेंट है, ट्रीटी है, उसको साइन किया, उसको निभाया है, उस वादे को निभाया है। हम लोग जितने भी ग्लोबल फोरम है, चाहे डब्ल्यूटीओ हो, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, उसमें हम मल्टीलेटरल जो 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 फोरम है उसमें इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पार्टनर रहा है। तो इंडिया ने लिबरल इंटरनेशनलिज्म नेशनलिज्म को भी अपनाया है, लेकिन अपनी जो इनलाइटेंड रियलिज्म है उसको उससे बैलेंस किया है अपने नेशनल इंटरेस्ट में। ओके, अब ये जो मैंने कहा उसी को मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है। लेकिन मैंने तो कह ही दिया, लाइक नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी जो थी आइडियलिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म का मिला जुला हुआ रूप था। जहां पे कि कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है कि नॉर्म जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, नॉर्म। और इंडिया नॉर्म शेपर के तौर पे आया कि हम नॉर्म बनाएंगे ग्लोबल वर्ल्ड का, लाइक नॉन अलाइन, पंचशील एंड ऑल, शांति। और आइडेंटिटी, इंडिया की आइडेंटिटी कैसे उभरी? एक मेजर पोस्ट कॉलोनियल स्टेट जो मेजर है, बहुत बड़ा है, और वो साउथ का वॉइस के तौर पे आता है, नॉन अलाइन के लीडर के तौर पे आता है, एक शांति का दूत के तौर पे आता है। और एंटी कॉलोनियल सोलिडेरिटी, मतलब हम जो है इंपेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में उठ के खड़े होंगे। नाम उसके अगेंस्ट में नहीं था, बादुंग कॉन्फ्रेंस याद करो। देन इसमें नॉर्मेटिविज्म भी थी। नॉर्मेटिविज्म मतलब क्या होता है, क्या होना चाहिए, रियलिज्म नहीं, नॉर्मेटिविज्म या इंपेरिसिज्म नहीं। तो उसके चलते पंचशील हम लोगों ने अपनाया, जो कि काफी नॉर्मेटिव थी, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। नॉन अलाइंड मूवमेंट अपनाया, सब नॉर्मेटिविज्म था। इंदिरा गांधी का, जैसा मैंने कहा, कि बिल्कुल रियलिस्ट अप्रोच था। इंडो सोवियत ट्रीटी उन्होंने किया, बैलेंस ऑफ पावर का एग्जाम्पल है, लिबरेशन कराया बांग्लादेश को, रीजनल हेजमन बनने की एक कवायद थी, और 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट करके हम न्यूक्लियर पावर बने। एनपीटी को साइन नहीं किया। ये सब जो है बहुत ही बेलिजरेंट रीजनल हेजमन का स्टेप था रियलिज्म। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि मोदी रेजिम में एक डेफिनेट जो है इनलाइटेंड रियलिज्म दिखती है। जैसे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, मल्टी अलाइनमेंट है, मल्टी मल्टी इंगेजमेंट है। देन हम सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन काफी किया गया। योगा को यूएन में एक्सेप्ट कराया गया, योगा डे के रूप में, बॉलीवुड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। एंड हमारी जो इकोनॉमिक माइट है उसको भी हमने प्रोजेक्ट किया, अपने इकोनॉमिक पावर को। लार्जेस्ट मार्केट है, इससे बड़ा कोई मार्केट, चाइना उतना ओपन मार्केट नहीं है। 600 मिलियन की जो मिडिल क्लास है, जो परचेजिंग पावर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो हर चीज लार्जर स्केल पे थी। हम हवाई जहाज भी खरीदते हैं, फाइटर जेट भी खरीदते हैं, इक्विपमेंट खरीदते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट, सब बहुत ही बड़े पैमाने पे होता है, और इसको वेस्टर्न वर्ल्ड वैल्यू करते हैं। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट किया, इकोनॉमिक पावर को प्रोजेक्ट करके इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी किया है। यहाँ पे यदि हम इस टॉपिक को ले, फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट इन ए मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये थीम है आपका न्यू सिलेबस में। इसमें यदि आप क्वेश्चन देखो तो व्हाट इज मीन्ड बाय मल्टीपोलर वर्ल्ड? मल्टीपोलर वर्ल्ड जो कि एक यदि दुनिया है तो बहुत सारे पावर पोल है, मतलब एक यूनिपोलर नहीं है। जैसा आप देखोगे कि कोल्ड वॉर के टाइम में दुनिया जो है बाइपोलर हो गई थी। कैसा दिखता था? एक छोर पे जो है यूएसए और उसके पार्टनर वेस्टर्न अलायंस, दूसरे छोर पे यूएसएसआर और उसके ईस्टर्न पार्टनर, और तीसरा जो है वो इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट चलाता था। तो ये वर्ल्ड दिखती थी बाइपोलर। बाद में जो है यूनिपोलर हो गया, ये खत्म हो गई, नाम का कोई अस्तित्व नहीं रहा।
यूएसए यूनिपोलर बन गई। लेकिन ये मोमेंट जो यूनिपोलर मोमेंट लोग कहते हैं 1991 से 2008 तक ही रहा। 2008-9 से जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड शुरू हो गया। इस टाइप का दुनिया, इस दुनिया में यूएसए तो है ही, लेकिन यहाँ पे चाइना भी है, उठ रहा है, रसिया भी है, इंडिया भी है, ईयू भी है, ब्रिक्स है। तो इस टाइप के जो है ना मल्टीपोलर, आसियान भी है, मतलब मल्टीपोलर है। एक एक कोई जो है नहीं कह सकता कि हम सुपर पावर, मतलब एकदम एकदम अनकंटेस्टेड। और ये अभी जो है ईरान वॉर ने सबसे अच्छा दिखा दिया है, सबसे अच्छा। यूएसए को ये लगता था, इल्यूजन था कि वो एक ऐसा ग्रेट पावर है कि वो किसी भी कंट्री को उसको घुटने पे ला सकता है, वो भी कुछ ही दिनों में। उनको ये आभास जो है वेनेजुएला में जो स्विफ्ट उन्होंने मर्डरों को उठाया उससे हुआ। उन्होंने उसी तरीके से बाज की तरह झपट करके ईरान पे वॉर किया और पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई कि 40 सेकंड के अंदर वहां के 40 से अधिक जो है लीडर अलोंग विद सुप्रीम लीडर को मार दिया गया। वहां बॉम्ब से पूरी जो है कारपेट बॉम्बिंग की गई। ईरान भी थर्रा उठा और हम लोग को भी लगा कि हो सकता है कुछ दिनों में ईरान जो है गिड़गिड़ाए कि भाई संधि कर लो और जो करना है करो हमारे साथ, एक पपेट रेजिम बिठा दो। लेकिन क्या हुआ, ईरान ने रेजिस्ट किया और ऐसा रेजिस्ट किया कि आज अमेरिका एक तरह से घुटने पे दिखता है। अजीब सी सिचुएशन हुई। लेकिन वो इसलिए नहीं हुई कि ईरान इतना पावरफुल हो गया। ईरान ऑफ कोर्स उसमें जिगरा था, मद्दा था, उसमें हिम्मत थी सहने की और लड़ने की, रेजिस्ट करने की। लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि ये चाइना रसिया के सहयोग से हुआ। चाइना रसिया ने दिखा दिया कि दुनिया जो है मल्टीपोलर है। अभी दी यूएसए कहीं पे कुछ करेगा तो कोवर्ट या ओवर्ट जो है चाइना रसिया भी उसको सपोर्ट करेंगे, अपने एलाइज को, और फिर वो कोई जीत नहीं सकता है। तो अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड है। उसमें जो है देखो क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो मल्टीपोलर मतलब कि जहां पे कि कई जो है पावर सेंटर है। ये अलग बात है कि यूएसए इन सब में सबसे पावरफुल है, लेकिन वो अकेला नहीं है, इट इज नॉट अनकंटेस्टेड। इसको मल्टीपोलर वर्ल्ड कहते हैं। Explain the India's approach of strategic engagement in the context of multipolar world। अब चूंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड है तो हमें केवल यूएसए की तरफ हम नहीं देख सकते। अब हमारी इंगेजमेंट देखो अभी कहाँ कहाँ है। हम क्वाड में हैं जो यूएस लेड है, आईपीईएफ में है, इकोनॉमिक फोरम इंडो पैसिफिक, यूएसए लेड है। लेकिन हम ब्रिक्स में भी हैं और एससीओ में भी है जो चाइना रसिया लीड है, रसिया चाइना। इसका मतलब हम जो दो जो पावर, अभी देखो मेजर पावर पोल देखो, यूएसए और रसिया चाइना, तो हम दोनों खेमे में हैं। इसके अलावा हमने कितना इंगेजमेंट किया, स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट ट्रेड के थ्रू, लाइक ईयू से हमारी जो है एफटीए हुई है, ऑस्ट्रेलिया से काफी अच्छी, न्यूजीलैंड से तो हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया से चल रही है, कनाडा से चल रही है, यूके से हमारी एफटीए हुई है, ओमान से हुई है, उसके पहले यूएई से हुई थी, गल्फ कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड रिलेशन है। तो हम कई फोरम पे जो है वो मल्टी अलाइनमेंट कर रहे हैं, मल्टीपल इंगेजमेंट कर रहे हैं, एक जगह हम केंद्रित नहीं है। और सबसे अच्छा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का एग्जांपल है कि जब रसिया यूक्रेन वॉर हुआ तो पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड ने बायकाट किया, रसिया के ऑयल को नहीं खरीदेंगे, लेकिन इंडिया नहीं झुका और उसने तेल खरीदा, सस्ता तेल खरीदा, रुपये को रुपीज में पे करके खरीदा। उससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बॉल्स्टर हुई। ये अलग बात है कि उस स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे ट्रंप के बेलिजरेंस से खतरा आया, हमें झुकना पड़ा। लेकिन अभी फिर भी इंडिया अब कोशिश कर रहा है कि रसिया से ऑयल और गैस खरीदे। तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हमने दिखाया है। रसिया यूक्रेन वॉर में भी हमने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इस रूप में दिखाया कि हम रसिया के अगेंस्ट नहीं गए, लेकिन यूक्रेन को भी हमने बचाने की कोशिश की। तो ये जो एक बैलेंसिंग जो है ना नट की तरह, वो इंडिया करता रहा है। उसमें बहुत चैलेंजेस हैं, ये मैंने कई फोरम पे कहा है। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का चैलेंज हम लोगों को तब झलका जब इंडिया की बाह मरोड़ के हमें ऑयल एंड गैस रसिया से लेने को मना किया गया। हमारी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी तब आहत हुई जबकि हमें कहा गया कि यूएस के द्वारा कि हमने मीडिएट करा के ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया। तो इन सब जगह पे जो है हमारी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी दिखती है। जब जब ट्रेड की टैरिफ हम लोग पे लगी और हम झुकने लगे यूएसए के डिक्टेट में, तब भी हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी थोड़ी गिरती भी दिखी। तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाना इतना आसान नहीं है, ये नट के तरह का खेल है। लेकिन इंडिया इसकी पूरी कोशिश कर रहा है। यही सब बातें आपको इसमें लिखनी है। पिछली यदि ओल्ड सिलेबस देखो, आपको तो मैंने काफी ओल्ड
सिलेबस के जो क्वेश्चन मैंने एनालाइज किए थे जो रिलेवेंट है मैंने एज इट इज छोड़ दिया, उसको मैंने चेंज नहीं किया, नरेशन को आप देख सकते हो। तो उसमें से जो है इस टॉपिक से देखो क्या, आइडेंटिफाई द मेजर शिफ्ट्स इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम कोल्ड वॉर टू पोस्ट कोल्ड वॉर ग्लोबल ऑर्डर। कोल्ड वॉर में बाइपोलर था तो हम नैम की तरफ जाते थे। ऑफ कोर्स बाद में हमने बैलेंस ऑफ पावर भी किया, हम थोड़े झुक गए यूएसएसआर की तरफ। जब पोस्ट कोल्ड वॉर आया तो यूएसएसआर गायब, अब यूनिपोलर वर्ल्ड है। तो हमने बहुत तेजी से यूएसए के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग किया और हम यूएसए के काफी स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने लगे। उनके साथ हमने कई सारे अलायंसेस किए, कई सारे एग्रीमेंट्स किए, न्यूक्लियर डील किया और यूएसए के एक क्लोज पार्टनर हम बन गए। ये हमारी शिफ्ट हुई। देन कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद हमने मल्टी अलाइनमेंट पे अपना फोकस किया। अब जो नया रसिया है उसके साथ कैसे करें, चाइना के साथ ट्रेड और एनर्जी को लेकर के पार्टनरशिप हम लोगों ने किया ग्लोबल फोरम पे। इसके अलावा जो 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 नेबरहुड में हम देखना शुरू किए बिम्स्टेक के थ्रू, आसियान के थ्रू लुक ईस्ट पॉलिसी के थ्रू हमने आसियान के साथ हाथ बढ़ाया। हमने गल्फ कंट्री में वेस्ट लुक वेस्ट पॉलिसी के तहत किया। सेंट्रल एशिया में कनेक्ट सेंट्रल एशिया के थ्रू किया। मतलब हमने अब नजर दौड़ाना शुरू किया कि हमारे आसपास कहाँ कहाँ हमें पार्टनरशिप से फायदा हो सकता है। ये नहीं कि बस दुनिया में दो पोल है और हम नॉन अलाइन रहेंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी चेंज हुई। Analyze the emerging challenges and opportunities for India's foreign policy in the current era of changing world order। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए अभी जो दुनिया बदल रही है, ईरान वॉर ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बदल दिया है। यूएसए एक डिक्लाइनिंग इंपेरियल पावर है। याद रखो कि उसके पूरे दुनिया में 700 से अधिक जो है बेसेज हैं डिफरेंट जगह पे। अब 700 में ज्यादा कर रहा हूँ आप चेक कर लेना, लेकिन सैकड़ों बेसेज है। तो वो जो है ना कहीं भी मार कर सकती है, कहीं भी किसी को आहत कर सकती है। उसके पास जो फायर पावर है किसी के पास नहीं है। वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी उसके पास है, जनरेटिव एआई है ऑल है। लेकिन फिर भी यूएसए की जो अभी हालत है वो इंपेरियल ओवर स्ट्रेच जो पॉल कैनेडी बोलते हैं वो है। वो खुद डेट से डूबा हुआ है, ट्रेड डेफिसिट में है और दुनिया भर में जो इतने बेसेज हैं और इतने जो कंट्री को वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला सपोर्ट देता है उससे वो ओवर स्ट्रेच्ड है। अब वो इनवार्ड देखना चाहता है, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी अपनाना चाहता है, स्वार्थी पॉलिसी अपनाना चाहता है। उसके लिए वर्ल्ड के हेजमन होने का भी पदवी छोड़ने को तैयार है। लेकिन हेजमन होने का उसको गुमान भी है और उसके चलते वो कभी कभी हेजमन की तरह बिहेव भी करता है। जैसे अभी ईरान वॉर में फिर मुंह की भी खाता है। उसको पता चल जाता है कि नहीं वो चौधरी नहीं है, दुनिया का चौधरी नहीं है, अपना देखो तो आपको रजिस्ट किया जाएगा। इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में जिसको कि मार्क कैर्नी जो कनाडा के थे, आप ये कह सकते हो अपने एग्जाम में, उन्होंने कहा कि ये कोई ट्रांजिशन नहीं है वर्ल्ड ऑर्डर का, ये रप्चर है। मतलब ये पूरा टूट फूट हो चुका है और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उभर रहा है। वो वर्ल्ड ऑर्डर में कोई एक सुपर पावर नहीं है, कोई एक जो स्ट्रक्चरल मेंटेन करने वाला ग्लोब में नहीं है कि ओपन सी लेन होगा। हरमुज देखो कैसे क्लोज हो गया। कल को जो ओपन स्काई भी जो है वो कई कंट्री बोलेंगे मेरे ऊपर से नहीं फ्लाई कर सकते हो। ट्रेड जो है हर कंट्री बोलेगा मैं अपना शटर बंद कर रहा हूं। इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में जहां की सब अपने अपने इनवर्ड देख रहे हैं, इंडिया फर्स्ट, यूएसए फर्स्ट एंड ऑल, वैसे में जो है मिडिल पावर, इंडिया एक मिडिल पावर है नॉट सुपर पावर। वो आपस में उनको आना चाहिए, मिल करके इंडिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, जर्मनी और मिल करके दुनिया में एक ऐसा माहौल बनाए जो कि यूएसए के भरोसे ना रहे। एक वर्ल्ड ऑर्डर जो कि इस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा हो जिसमें कि सभी लोग मिलके एटलीस्ट एक मॉडिकम ऑफ हार्मनी हो, इंटरनेशनल सोसाइटी हो, ट्रेड एंड जो जो एनर्जी सिक्योरिटी है या जो अदर जो थ्रेट है लाइक टेररिज्म, पैंडेमिक, उससे लड़ सके दुनिया, क्लाइमेट चेंज एंड ऑल। एंड मतलब आपस में ही लड़ाई ना करे। इस तरह की दुनिया बनाने की कोशिश करनी चाहिए और इंडिया को यह अपॉर्चुनिटी है कि उस नए वर्ल्ड ऑर्डर में वो उसी तरह का रोल निभाए जैसे कि नेहरूवियन टाइम में हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट में निभाया। ये आपको इसमें लिखना है। अब देखो इंडिया एंड द चेंजिंग ग्लोबल पावर इक्वेशन, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड यूएसए और इंडिया एंड रसिया। यहाँ पे ये वाली स्लाइड तो मैं नया दे रहा हूं, लेकिन चूंकि पहले के सिलेबस में इंडिया चाइना इंडिया रसिया था तो उसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया है, वहां से मैंने उसको ले लिया है 3 इयर्स जो एनालाइज किया था मैंने। अब यहाँ देखो 2025 में जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस द मेजर रोड ब्लॉक्स in the India-China relation with special reference to Chinese policy of string of pearl and salami slicing directed against the interest of India।
पहले तो समझो कि इसमें दो टर्म यूज किया, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल एंड सलामी स्लाइसिंग। ये मैंने कितनी जगह जब एमसीक्यू एनालाइज करता हूं तो मैंने इसको बताया है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या है? इंडिया की, मान लो ये इंडिया है, तो इसको ना उन्होंने चारों तरफ से उसने घेरा है। यहाँ मालदीव में इतना डेट दिया है, यहाँ पे अपनी जहाज खड़ा कर देगा। श्रीलंका को इतना ज्यादा डेट दिया है, हेबनटोटा पोर्ट उसका डेवलप किया है, यहाँ अपनी जहाज खड़ी करके वो नजर रखेगा। यहाँ पे बांग्लादेश जो है उसको पूरी तरह से उसने अपने कब्जे में ले लिया है, यहाँ से वो इंडिया पे नजर रखता है। नेपाल जो है उस पर उसको इतना उसने डेट दिया है, इतना ऋण दिया है, इतना हेल्प किया है, वहां से नजर रखता है। पाकिस्तान पे तो पूरी उसकी पकड़ है। तो ये जो चारों तरफ से घेरने की जो कवायद है, साउथ एशिया में जो इंडिया के नेबर है उनको ऋण देके, उनको इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट देके, उनको पैसे देके, या उनको और तरह से हेल्प करके, जो उसने जो अपने कब्जे में लिया है और उसके थ्रू इंडिया को जो घेरा है, इस जियो स्ट्रेटेजिकली, ये नहीं कि कोई घेराबंदी की है, तो उसको पर्ल ऑफ स्ट्रिंग पॉलिसी कहते हैं। सलामी स्लाइसिंग क्या है? ये एक वेस्टर्न थिंकर्स की एक ये है। आप देखोगे कि सलामी ये निकली है, जैसे टर्की सब में, जो तुर्की है, वहां पे जो काटा जाता है चिकन या मटन को ना, तो एक स्लाइस ऐसे काटा जाता है, मतलब एकदम एक पतला स्लाइस, और उससे आपको कुछ वो बना करके देते हैं। तो उस तरीके से सलामी स्लाइसिंग मतलब क्या होती है कि आप किसी कंट्री का ना 100 मीटर हड़प लो, अगले साल फिर 100 मीटर है आप लोग बॉर्डर पे, और आप ऐसे ही ट्रिकल करके जो है उसका काट काट के, उसको पता भी नहीं चलेगा कब आप जो है 3 किलोमीटर अंदर घुस गए। ये इसको सलामी स्लाइसिंग कहते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में इतना कम। और ये काम इन्होंने गलवान वैली में किया। मतलब वो उनकी जो आर्मी है, इंडिया की आर्मी, दोनों में बफर था। अभी उसकी आर्मी 100 मीटर घुस जाए, अगले साल फिर 100 मीटर घुस जाए, कहीं कोई ब्रिज बना दे, कुछ कर दे, अंत में वो हमारे एकदम बिल्कुल हमारे पास आ गए और हमसे लड़ने लगे। और उन्होंने अच्छा खासा 3-4 किलोमीटर कब्जा कर लिया, 10 किलोमीटर कर लिया। तो ये जो वो अपनाते हैं, अक्साई चीन में अपनाते हैं, अरुणाचल में अपनाते हैं, खासकर अक्साई चीन में, इससे भी बहुत टेंशन होती है। तो इंडिया चाइना का जो रिलेशन है, आप देखोगे ना, बड़ा ही हॉट एंड कोल्ड है। इस क्वेश्चन के जवाब आप लिख सकते हो। देखो, इंडिया चाइना पूरे इतिहास में कभी लड़ाई नहीं की। हमेशा वेनसांग, फाहियान, ये सब आते थे, मार्को पोलो इटली से आए, इंडिया होते हुए चाइना गए। चाइना की जो सिल्क होती थी इंडिया के रूट से होकर के, जो पूरे दुनिया में, अरब वर्ल्ड से होकर यूरोप में जाती थी। इंडिया चाइना हमेशा दोस्त रहे, क्योंकि हमारे उसके बीच में कोई बॉर्डर नहीं था, हम तिब्बत बीच में था। ब्रिटिश इंडिया ने बड़ी खूबसूरती से, ब्रिटिश तो बहुत ही बड़े सुपर पावर थे, उनको पता था चाणक्य का वो प्रिंसिपल, कि जो इमीडिएट नेबर होते हैं वो सहज शत्रु होते हैं। तो उनको पता था कि यदि इंडिया चाइना सट जाएगा ना, जैसे ही तिब्बत खत्म होगा और इंडिया चाइना सट जाएगा, दोनों दुश्मन हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने तिब्बत को बफर के रूप में रखा। उन्होंने अफगानिस्तान को भी बफर के रूप में रखा, इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और रसिया के बीच में। बड़े चालाक थे। लेकिन अब हम तो उतने चालाक और उतने पावरफुल भी नहीं थे। हुआ क्या, जैसे ही इंडिया आजाद हुई, चाइना ने तिब्बत को हड़प लिया, वो हमारे नेचुरल नेबर बन गए। चाणक्य की नीति, मंडला थ्योरी उनका याद करो, वो हमारे सहज शत्रु हो गए। और उसके बाद से हमारी जो उनसे नाता है, वो शत्रुता के केवल बॉर्डर को लेके है। बाकी चीजों में देखोगे ना, आज भी चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आज भी एनर्जी के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, ग्लोबल वर्ल्ड के साउथ के लिए हम लड़ते हैं, एक फोरम पे खड़े होते हैं। चाहे वो कॉप हो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो, चाहे वो WTO हो, हम एक फोरम पे खड़े होते हैं। G77 हो, हम एक फोरम पे खड़े होते हैं। लेकिन केवल बॉर्डर इशू जो है वो हमारे बीच में खटकता है। यही इसमें जो है लिखना है आपको। इसके चलते हमारा रिलेशन बहुत ही हॉट कोल्ड है। दूसरा जो प्रॉब्लम इंडिया चाइना के रिलेशन में आया है, वो पाकिस्तान एंगल है। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान से हमारा बहुत ही टफ नाता है। एक ऐसा अंग जो हमसे अलग होता है तो वो डेफिनेटली हमारे विरुद्ध जाता है। आप समझो, जब जब भाई भाई में झगड़ा होता है तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता है। आप पांडवों और कौरवों का याद करो, उससे बड़े दुश्मन कौन होते हैं? जब आपके अपने आपके दुश्मन बनते हैं तो बहुत बड़े दुश्मन होते हैं, वही पाकिस्तान है। और वो चाइना से जो है मिल गया, आयरन क्लैड रिलेशन, आयरन क्लैड ब्रदर। और वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि कैसे चाइना को उन्होंने खुली मदद की। तो इसके चलते एक और नया एंगल इंडिया चाइना के रिलेशन को खराब बनाता है। देन एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडो यूएसए रिलेशन, ये भी पूछा गया है, दो क्वेश्चन इससे था। इंडो यूएसए रिलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल पावर इक्वेशन। अब देखो, जैसा हमने बताया कि जब यूनिपोलर मोमेंट आया 1991 से 2008, तो हमको झुकना पड़ा। हम यूएसए के एक तरह से अलायंस टाइप के पार्टनर हो गए, रसिया को हम एक तरह से भूलने लगे।
लेकिन फिर जब रसिया भी उभरने लगा तो हमने रसिया के साथ भी अपनी दोस्ती को रिन्यू किया, उनसे भी आर्म्स खरीदना जारी रखा, लेकिन यूएसए से खूब सारा आर्म्स खरीदा। हम लोगों ने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप किया, ट्रेड का पार्टनरशिप किया, डायस्पोरा को हम लोगों ने यूज किया जो इंडियन पीपल वहां पे हैं, और सॉफ्ट पावर जो दोनों की है उसको भी हम लोगों ने एक तरह से इंटीग्रेट किया या प्रोजेक्ट किया। ये सब हुई, लेकिन हमें ये बहुत जल्द समझ में आ गया अभी कुछ समय में कि यूएसए एक रिलायबल पार्टनर नहीं है। यूएसए कभी भी जो है पलट सकता है। ट्रंप ने जितनी बेइज्जती हम लोग की है उतना मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंट्री ने, किसी सुपर पावर ने की होगी। उसने लगातार इंडिया को गलत कहा है, डेड इकोनॉमी एंड व्हाट नॉट हेल होल एंड ऑल, क्या नहीं कहा है उन्होंने। उन्होंने हमें हमें आर्म ट्विस्ट किया है, रसिया से ऑयल खरीदने नहीं दिया, ईरान से ऑयल खरीदने नहीं दिया, नहीं अदर। तो इसके चलते यूएस इंडिया रिलेशन आज के समय में बहुत डोलड्रम में है, मैं कहूंगा डोलड्रम। आगे क्या होगा, इंडिया कैसे जो है, रसिया चाइना एक बन रही है, एक पोल, उसमें चाइना के साथ हमारा रिलेशन चूंकि बहुत अच्छा नहीं है तो, और रसिया हमारा फ्रेंड, तो हम क्या करें, उस पोल में कैसे शामिल हो, और नहीं हो तो इस अनरिलायबल पार्टनर के साथ क्या करें। तो एक ही स्ट्रेटजी सबसे अच्छी इंडिया को नजर आई, जो भी वो कर रहा है, कि हम जो अदर मिडिल पावर है उसके साथ हाथ मिलाएंगे। इंडिया जर्मनी बहुत अच्छी रिलेशन है, इंडिया कनाडा माइक कार्नी के आने के बाद काफी अच्छी रिलेशन सुधर रही है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया न्यूजीलैंड, इंडिया गल्फ कंट्रीज, इंडिया का बायोलेटरल यूएई के साथ, ओमान के साथ, सऊदी अरबिया के साथ, यूके के साथ, ईयू के साथ हम बहुत अच्छे रिलेशन हमारे हैं, आसियान के साथ। तो मे बी ये हमारा वे आउट है, हम मिडिल पावर के साथ मिलके, जो मैक कार्नी ने कहा था, एक अलग ही पोल बनाए। तो इसलिए इंडो यूएसए रिलेशन पे आप जरूर कहोगे कि करंट काल में जो मैंने आपको बताया ना, वो जरूर लिखोगे क्या क्या खतरे उसमें रहे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सब क्वेश्चन जब फॉरेन पॉलिसी के लिखो ना सेमेस्टर एग्जाम में, तो आपको अप्रोक्सीमेट बट स्टैंडर्ड आंसर लिखना है। अप्रोक्सीमेट मतलब टू द पॉइंट कुछ नहीं होता है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है ना, स्टैंडर्ड फ्रेजें जरूर यूज करो। सेटर पूरी चीज नहीं पढ़ते हैं, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट, स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, ये सब चीजें दिखती हैं। सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन, रीजनल हेजेमनी, बैलेंसिंग द पावर एंड ऑल, ये सब चीजें ना दिखती हैं। ये सब टर्म को जरूर यूज करो। ओके, देन नोट आया था यूक्रेन रसिया क्राइसिस पे, तो ठीक है, अभी हो सकता है नोट आपको जो है ईरान या गल्फ क्राइसिस पे आ जाए, हरमुज क्राइसिस पे आ जाए, ये सब आ सकता है, तो वो आप आराम से उसको लिख सकते हो। यूक्रेन रसिया क्राइसिस पे तो क्या ही कहे, कितनी चीजें आप उसमें लिख सकते हो, अभी भी चल रही है वो। अदर प्रोबेबल क्वेश्चन जो मैंने ओल्ड सिलेबस के एक्चुअल क्वेश्चन लिए हैं, लाइक एनालाइज द मेजर ट्रेंड इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू यूएस सिंस 1990s। अब यहाँ पे उस समय में यूएसए ने ऐसा खराब बिहेवियर नहीं किया था, तो उस समय सब अच्छा अच्छा था। तो उस समय में जो है बेका साइन किया, लिमोआ साइन किया, कामकोसा साइन किया, आईसेट साइन किया, ओपन स्काई पॉलिसी साइन किया, न्यूक्लियर डील साइन किया। तो अच्छी अच्छी बातें करनी थी कि हमें अमेरिका के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन अब उसमें आपको तड़का लगाना है, जो अभी हमें परेशानी हुई है पिछले 2 सालों में, ट्रम्पियन वर्ल्ड एरा में, वर्ल्ड ऑर्डर एरा में। देन सेकंड क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट द मेन कॉज ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए इन कंटेम्पररी मल्टीपोलर वर्ल्ड। ये बहुत ही आगे फॉरवर्ड लुकिंग क्वेश्चन था। इन्होंने कहा था टेंशन, और वो हो गया। इंडिया की जो कंटेम्पररी टाइम में जो यूएसए से टेंशन है, किस किस बातों को लेके है, देखो। यूएसए ये सोचता है कि इंडिया एक अनरिलायबल पार्टनर है, क्योंकि दो नाव में सवार है। एक साथ हमारे साथ न्यूक्लियर डील करता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करता है, दूसरे साथ वो चाइना और रसिया के साथ एससीओ में शामिल हो जाता है, वहां हमारे अगेंस्ट बात करता है। ब्रिक्स में शामिल हो जाता है, वहां ब्रिक्स की करेंसी बनाने की बात करता है, डॉलर के अगेंस्ट जाने की बात करता है। तो इंडिया दो नाव में सवार है, और इसीलिए ये अनरिलायबल पार्टनर है, ये उसका कहना है। इसके अलावा जो इंडिया के इतने सारे जो डायस्पोरा हैं, वो भी यूएसए को अनकंफर्टेबल करता है कि हमारे यहाँ आके वो गूगल के हेड बन जाते हैं, सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला एंड पराग अग्रवाल, सारे कंपनी को ये छा जाते हैं। सिलिकॉन वैली को उन्होंने अब मतलब कि पूरा इंडिया से भर दिया है, और यहाँ मजे करते हैं, इतने पैसे कमाते हैं, इनके पास बड़ी चालाकी है, दिमाग भरा हुआ है, हेल होल जो वो कहते हैं। तो उस टाइप की जो है थॉट है। तो वीसा को लेकर के, हमारे वर्किंग वीसा को लेके, हमारे इमिग्रेंट जो हमारे उनको सताने को लेके, इन सब को लेके इंडिया और
इंडिया और यूएसए में तानातानी होती है। दूसरा जो है, एक समझो, इन यूएसए जो है चाइना से बहुत डरता है, और चाइना को कंट्रोल करने के लिए इंडिया को यूज करता है, इसीलिए क्वाड में इंडिया की अहमियत है। लेकिन अब यूएसए सोच रहा है, छोड़ो यार, ये इंडिया सबको लेने की कोई जरूरत नहीं, हम चाइना से सीधे हाथ मिला लेते हैं, दोनों मिल के रहते हैं, इंडिया सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। ये भी हमारे रिलेशन को खराब कर रहा है। तो ये सबको इसमें लिखना है, सजेस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ इंप्रूविंग रिलेशनशिप। कैसे इंप्रूव करोगे रिलेशनशिप? इस तरह के ट्रम्प जैसे लीडर के साथ तो कुछ कर नहीं सकते। तो इंप्रूव करने का एक ही तरीका है कि आप मल्टी अलाइनमेंट करो। जैसे मैंने कहा ना, यूके के साथ, ईयू के साथ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, मतलब आप जो है आसियान, तो इवन चाइना, रसिया के साथ में अच्छे रिलेशन रखो, ट्रेड रिलेशन। तो यूएसए झुकेगा जब वो ये देखेगा कि आप उस पर डिपेंडेंट नहीं हो। क्योंकि अभी का यूएसए ये देखता है, जो पावरफुल है उसके साथ जाओ। चाइना से वो हंस के मिलते हैं, इंडिया पे आंकते रहते हैं। तो इंडिया को मेरे अनुसार से मल्टी अलाइनमेंट, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। हम यूएस पे डिपेंडेंस कम करना पड़ेगा, और यूएस से फिर जो है बराबरी के तौर पे जो है बात करनी होगी। जैसे अभी जयशंकर जी ने कहा, अभी जब मार्को रूबियो आए थे, तो वो फिर से दोहरा रहे थे, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। तो हम जयशंकर जी ने, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि यस यस, योर्स अमेरिका फर्स्ट, आवर्स इंडिया फर्स्ट। आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखें, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखें। दिस इज द राइट स्ट्रेटजी टू से। Then next question है, examine the economic and security dimensions of Indo-USA relation to the context of global political scenario। ये सब पुराना क्वेश्चन है। देखो, हमारी इकोनॉमिक रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो गई थी, अभी भी है। हम, यूएस हमारा ऑलमोस्ट लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बन गया। चाइना से कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। इसके अलावा हम काफी ज्यादा उससे सिक्योरिटी इक्विपमेंट खरीदने लगे, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे अदर जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन टेक्नोलॉजी, खास करके सर्विलेंस एंड जीपीएस की टेक्नोलॉजी जैसी जो है, या आयरन डोम जैसी, ये काफी चीजें हमने उन पे डिपेंडेंस हुई। इस एरिया में हम उसके सिक्योरिटी पार्टनर भी बने क्वाड के थ्रू, सिक्योरिटी डायलॉग में भी हमने भाग लिया। लेकिन अगेन फिर वही लिखना है कि अभी वो सब डोलड्रम में आ गया है, बिकॉज ऑफ द वेरी बैड काइंड ऑफ बिहेवियर बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। यदि हम इंडिया का इंगेजमेंट विद चाइना देखें तो ये तो बहुत ही दुखद जैसा है, जबकि इंडिया और चाइना एक नेचुरल दोस्त होने चाहिए थे। अब क्वेश्चन देखिए, 2021 border issue have been the persistent point of friction between India and China। अब यहाँ पे आपको ये लिखना चाहिए कि इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर जो है कभी ठीक से डेलिनेट हुआ नहीं। ये मिसचीफ है इंग्लैंड की, जो यहाँ ब्रिटिश लोग जो शासन करते थे, उन्होंने बहुत सारा कोशिश किया। आप देख सकते हैं 3-4 उन्होंने बाउंड्री बनाए थे जो कभी माने नहीं गए। आप उसका नाम भी पढ़ सकते हैं, बड़े अजीब अजीब से नेम हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। लेकिन बाद में मैकमोहन लाइन जो है उसको लगभग माना गया, लेकिन चाइना ने कभी मैकमोहन लाइन को माना नहीं। उसने कहा कि ये एक मिसचीफ है कॉलोनियल, उसको हम लोगों को बैठ के सुलझाना चाहिए। लेकिन चूंकि इंडिया अपने डोमेस्टिक ओपिनियन से बंधा हुआ था, जहां पे ये था कि यदि हमें ये रीजन मिला है, ब्रिटिश ने इसको डिमार्केट किया है, तो हम क्यों जाने दें। इसके चलते किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं थी कि चाइना के साथ फिर से मिल करके और बॉर्डर को तय करे, क्योंकि चाइना काफी एरिया को क्लेम करता था जो मैकमोहन लाइन के अंदर थी। इसके चलते ही 1962 का वॉर हुआ, जबकि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा उसके कुछ साल पहले ही लगा था। इससे जो है इंडो चाइना में एक ऐसी दरार आई जो आज तक पाटी नहीं जा सकी। राजीव गांधी के टाइम में हम बहुत क्लोज चाइना के हुए, 80s में और 90s में चाइना हमारा बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना। पूरे इंडियन मार्केट में चाइनीज जो है सामान भर गए। हम भी चाइना को बहुत सारा चीज सप्लाई करने लगे, और हम भूल गए कि हमारा चाइना यदि इकोनॉमिक डिपेंडेंस है तो छोड़ो क्या बॉर्डर इशू को क्या लेके करना है। और मोदी जी जो है वो सी जिनपिंग के साथ में उनका भी रिलेशन अच्छा रहा, और हम लोग को लगा कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन डोकलाम ने और गलवान ने सब कुछ बदल दिया, और फिर वहीं लौट के हम बॉर्डर डिस्प्यूट पे ही आ गए। तो बॉर्डर डिस्प्यूट एक ऐसा मुद्दा है जिसपे कि हम आंख से आंख नहीं मिलाते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे तो ट्रेड में, इन्वायरमेंट में, ग्लोबल फोरम पे, डेवलपिंग नेशन में इंडिया चाइना साथ खड़े नजर आते हैं। इनफैक्ट कई विशेषज्ञों का कहना है कि एक समय ऐसा आएगा कि इंडो चाइना एक होंगे, और वो जो है उसी तरीके से वर्ल्ड को डोमिनेट करेंगे जैसे कि यूएसए और वेस्टर्न यूरोप कर रहा है। जैसे कि क्रॉस अटलांटिक पावर मिल करके पूरे दुनिया पे राज कर रहे हैं, वैसे ही इंडो चाइना जो है एशिया का पावर जो है पूरी दुनिया पे राज करेगा। लेकिन वो कब होगा, कैसे होगा, ये पता नहीं। 2020 में क्वेश्चन है, इंडो साइना साइनो साइनो मतलब चाइना, इंडो साइनो
रिलेशनशिप इज कैरेक्टराइज बाय हाई लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन। तो उसमें वही आपको देना है कि हमारा कॉपरेशन भी रहा है, ट्रेड में, इन्वायरमेंट में, डेवलपिंग नेशन के तौर पे हमारा कॉपरेशन रहा है बहुत ज्यादा, और वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट भी रहा है, खास करके बॉर्डर इशू पे। तो ये हमको देखना है। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट का कारण दो और है इंडो चाइना में। एक कि चाइना पाकिस्तान से जब क्लोज होता है तो इंडिया अनईजी हो जाता है। जब चाइना जो है वो इंडिया के जो छोटे छोटे नेबर है, श्रीलंका से लेके मालदीव, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, उसको जब वो एक तरह से प्रलोभन देने की कोशिश करता है पैसे से, लोन से, और अपना इन्फ्लुएंस वहां जताता है, जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी कहते हैं, कि इंडिया को एक तरह से इनसर्कल करना, घेरना, तो इंडिया बहुत परेशान होता है। तो ये तीन जो है, बॉर्डर डिस्प्यूट, इंडिया चाइना का घालमेल साउथ एशिया के नेबर्स को प्रलोभन देने में और साउथ एशिया के पॉलिटिक्स में, और नेक्सस ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, ये तीन जो है दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। 2019 में क्वेश्चन है एग्जामिन द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, ये तो बिल्कुल इसका रिपीट है। 2017 का क्वेश्चन मैंने एक ले लिया क्योंकि बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन मुझे लगा। चाइनाज ग्रोइंग स्टैचर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज लाइकली टू अंडरमाइन इंडियाज इन्फ्लुएंस, डिस्कस। अब इसमें ना देखिए, आपको दोनों तरीके से डिस्कस करना है। ये सही भी है कि यदि चाइना का स्टेचर ग्रो कर रहा है, चाइना एक सुपर पावर की तरह उभर रहा है, तो उससे इंडिया को थोड़ा सा परेशानी भी है, क्योंकि इंडिया विसे विस जो है वो छोटा पावर दिखने लगता है, क्योंकि हम उतने तेजी से हम नहीं आगे बढ़ पाए। लेकिन ये हमें एक अपॉर्चुनिटी भी देता है, क्योंकि जितना ही चाइना आगे बढ़ेगा, यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड उतना ही घबराएंगे, और उतना ही इंडिया को लिवरेज वो देंगे इंडो पैसिफिक में और साउथ एशिया में। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। दूसरा अपॉर्चुनिटी ये है कि हम कभी भी चाइना के साथ हाथ मिला सकते हैं यदि हमने बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व कर लिया, क्योंकि और हमें कुछ रोकता नहीं है। इंडो चाइना दोनों ही एशियन है, एक तरह का कल्चर है, बुद्धिज्म है वहां पे, कन्फ्यूशियनिज्म जो है वो भी बहुत ज्यादा मिलता जुलता है हम लोग टाइप का कल्चर है। तो यदि इंडिया चाइना हाथ मिला लिए तो फिर तो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड गया एक तरह से। तो ये दोनों ही जो है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ये इसको आपको दोनों को हाईलाइट करना है, दोनों साइड है इस क्वेश्चन का। ऐसा नहीं है कि उसके स्टेचर बढ़ने से केवल हमें नुकसान ही है। तो इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्चुअल, मतलब कि जो कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप है, कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशनशिप विद चाइना ऑन इंडियाज रीजनल पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया। ये पूछा जा सकता है, या ये क्वेश्चन इस तरह से रिपीट भी किया जा सकता है। यदि हम देखें इंडियाज रिलेशन विथ यूएसएसआर और रसिया, तो अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, लेकिन इस बार जो यूक्रेन वॉर हुआ है उसके चलते ये क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट बन गया। देखिए 2021 में कोई क्वेश्चन इन्होंने पूछने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन इस बार जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने जैसा कहा, यूक्रेन वॉर के चलते 2020 में क्वेश्चन है, डू यू थिंक रसिया कंटिन्यू टू बी एन इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल पार्टनर, मतलब क्या आप सोचते हैं कि रसिया अभी भी जो है वो हमारा बहुत ही रिलायबल पार्टनर, दोस्त बना हुआ है पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड में? इसका आर्गुमेंट दीजिए। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए तो रसिया ऐसे तो दिखता है कि रसिया से हमें क्या नाता है, लेकिन जब हम क्लोजली देखते हैं, अभी जब इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, देखिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रसिया बहुत इंपॉर्टेंट है। रसिया हमें बहुत सस्ता तेल दे सकता है, गैस दे सकता है। रसिया हमें बहुत चीप जो है आर्म सप्लाई करता है, अभी भी हम उसके मिग से लेके बहुत सारे फाइटर जेट वेट उससे लेते हैं। इसके अलावा वो एक बैलेंसिंग एक्ट करता है, क्योंकि रसिया अभी भी एक सुपर पावर है मिलिट्री के रूप में। तो यूएसए के साथ हमारे रिलेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं, रसिया से क्लोजनेस। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम एक आई है कि रसिया धीरे धीरे, एक तो गरीब नेशन होते जा रहा है, तो ट्रेड और इकोनॉमी से कोई ज्यादा नाता अब रहा नहीं है एक्सेप्ट तेल को छोड़ के। दूसरा क्या है कि रसिया चाइना के करीब जा रहा है। अब ये एक प्रॉब्लम इंडिया के लिए है, क्योंकि इंडिया जो है वो चाइना से कन्फ्लिक्ट है। तो इंडिया, रसिया, चाइना, पाकिस्तान एक ट्रॉइका दिखता है, और इंडिया इस चाइना पाकिस्तान से परेशानी है, उसके चलते एक टेंशन एरिया रसिया के साथ बनता है। लेकिन फिर भी रसिया के साथ जो हिस्टोरिकल हमारा नाता है, और अभी जिस तरह से इंडिया ने रसिया को सपोर्ट किया यूक्रेन में, ये काफी सालों तक इंडिया को डिविडेंड दे सकता है बैलेंसिंग एक्ट करने में ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जिसका रीजनल असर भी पड़ेगा। 2019 में है कि कमेंट अपॉन द चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियाज रिलेशन विद रसिया सिंस लास्ट 3 डिकेड। इसमें भी वही बातें हैं कि पहले हम देखिए रसिया के पाले में नजर आते थे, यूएसएसआर के, हम एक सोशलिस्ट नेशन थे। नेहरू जी के टाइम से, इंदिरा गांधी के टाइम में इतने करीब चले गए कि हमने उसके साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली। लेकिन फिर जो है हम दूर हो गए, कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद हम नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन अपना लिया हमने, हम यूएसए के करीब दिखने लगे। लेकिन अभी जो है फिर बैलेंसिंग एक्ट हो गया है कि हम रसिया को सपोर्ट करते हैं यूक्रेन वॉर में, उसके साथ हमारा ऑयल और गैस को लेकर के रिलेशन है, एनर्जी सिक्योरिटी को लेके, मिलिट्री जो इक्विपमेंट हैं, वॉर इक्विपमेंट हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको लेकर के हम में जो है, और जो हमारा हिस्टोरिकल जो फ्रेंडशिप है, ये सब मिलके काफी हमें उसके साथ एक स्टेबल फ्रेंडशिप देता है। तो ये चेंजिंग नेचर रहा है एक तरह से, अभी भी रसिया हमारा है क्लोज कई मायने में।
देन 2018 में है रसिया इज इंक्रीजिंगली टिल्टिंग टुवर्ड्स चाइना एंड पाकिस्तान, जो मैंने कहा ये फैक्ट है और इससे इंडिया को परेशानी हो रही है। लेकिन इंडिया अभी भी सोचता है कि रसिया जब इंडिया के बारे में सोचेगा तो वो इंडिपेंडेंट जो है वो इंस्टेंस लेगा, और हमारा पुराना दोस्त था और हम उसको सपोर्ट करते रहे, अभी भी यूक्रेन वॉर में किए हैं, तो वो हमारे अगेंस्ट नहीं जाएगा एक लिमिट तक। तो ठीक है, ये तो सिक्योरिटी चैलेंज है ही। देन इसमें द क्वेश्चन गेस करने की कोशिश करें तो डिस्पाइट चेंज्ड वर्ल्ड ऑर्डर, जो बदल गया है कोल्ड वॉर के बाद, एंड अप्स एंड डाउन, अभी जो हुआ है पिछले 30 सालों में, कभी हम करीब जाते कभी दूर जाते हैं, डिस्पाइट अप्स एंड डाउन इंडिया स्टिल मेंटेन ए स्पेशल रिलेशनशिप विद रसिया डिस्कस। ये आपको पूछा सकता है, इसमें आपको यूक्रेन वॉर में जो इंडिया ने 11 बार जो एब्सटेन किया है उसको पढ़ लीजिए नेट पे जा करके, और वो लिखिए, ये लिखिए कि इसमें खास करके इसको हाईलाइट कीजिए कि इंडिया कैसे अभी भी डिपेंडेंट है रसिया पे, या इंपॉर्टेंट रसिया हमारे लिए है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, हमारे जनरल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आर्म्स एंड एम्यूनेशन एंड इक्विपमेंट वो सप्लाई करता है। हिस्टोरिकली वो हमें सपोर्ट करता रहा यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर के साथ, और अभी भी वो एक बैलेंसिंग एक्ट करने में और हमें थोड़ा लिवरेज देने में, स्पेस देने में, जिससे हम प्ले आउट कर सके वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, हमारा इंपॉर्टेंट जो है एक पार्टनर है रसिया। ये आपको लिखना है। यदि हम देखें कि साउथ एशिया में हमारी क्या पोजीशन है और क्या इशू चैलेंज है। अब देखो, साउथ एशिया किसको कहते हैं? ये एक डिस्टिंक्ट रीजन है इंटरनेशनल रिलेशन में, जिसमें कि इंडियन सब कंटिनेंट आता है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, यही आते हैं। मतलब अफगानिस्तान को भी कह सकते हो, लेकिन उसको छोड़ भी सकते हो। तो ये सब जो है ना, एक्चुअली इंडिया है। इंडिया के ही हाथ पांव हैं, लार्जर इंडिया के, जो कट के अभी बने हैं। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब एक ऐसा भयानक सा बड़ा सा कंट्री इंडिया और उसके छोटे 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 नेबर, इवन पाकिस्तान और बांग्लादेश भी जो है वो बहुत छोटा है इंडिया से, तो ऐसे में सबको इंडिया से डर लगता है, क्योंकि आप उसी के अंग से अलग हुए, तो लगता है कहीं वो खा ना जाए। और ये हमेशा होता है, ताइवान को हमेशा चाइना से डर लगेगा, ऑलवेज। तो इसके चलते जो है टेंशन है। इंडिया को ये लोग जो है बिग ब्रदर के रूप में देखते हैं और डर जाते हैं। जब आप डरते हो, कोई भी सांप डरता है तो आपको डसता है, कुत्ता डरता है आपको काटता है। जब कोई भी डरता है तभी आपको डसता है। डर के ये क्या करते हैं? चाइना के गोदी में चले जाते हैं, और चाइना यही मौका देखता है, क्योंकि ये चाइना के सहज शत्रु नहीं है। चाइना और इन कंट्री का बॉर्डर नहीं मिलता है। तो कौटिल्य के अनुसार ये हमारे सहज शत्रु हैं, चाइना के सहज शत्रु नहीं है। चाइना इनको खूब पैसे देता है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, टेक्नोलॉजी देता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन देता है, स्ट्रैटेजिक देता है, गोले बारूद देता है, और ये उसकी गोदी में चले जाते हैं। ये उनके गोदी में जाने से इंडिया को टेंशन होती है, क्योंकि इंडिया अपना रीजनल सिक्योरिटी उसकी आहत होती है, उसको घबराहट होती है, क्योंकि उसको लगता है पूरी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से, जैसा मैंने बताया, कि वो घिरी हुई है। तो ये जो है इंडिया की प्रॉब्लम है। और इसको कैसे टैकल करें? मुझे लगता है अभी तक केवल एक थिंकर इंडिया में आए जिन्होंने कि इसको रियल ढंग से, दो थिंकर मैं कहूंगा। एक गुजराल, जिन्होंने कि नॉन रेसिप्रोकल अप्रोच अपनाया। एक तरफा हम जो है कंसेशन देंगे, हम 500 करोड़ रुपए तुमको लोन देंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि तुम वो वापस करो। हम तुम्हें कुछ फेवर करेंगे, ये नहीं कहेंगे तुम वापस करो। ऐसा स्ट्रेटजी यदि सॉफ्ट रखें, लेकिन तुम जो है किसी गोदी मत जाओ, तुम हमारे सिक्योरिटी के खतरा मत बनो, तो हमारे ऊपर जासूसी किसी को मत करने दो। ये इधर है। दूसरा, वाजपेयी जी जो बहुत बड़े स्टेट्समैन थे, उन्होंने भी जो है इस तरह का नीति अपनाया। लाहौर चले गए, लाहौर बस यात्रा, हम सुलझाएंगे, कश्मीर इशू को सुलझाएंगे, बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन एंड ऑल। वो जरूरत है। यहाँ पे रियलिज्म शायद काम नहीं करेगा, यहाँ बेलिजरेंस शायद काम नहीं करेगा। मोदी रेजिम में क्या हुआ है? मोदी रेजिम ने, जैसे मैंने कहा ना, इनलाइटेंड रियलिज्म अपनाया। इंडिया एक स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में सामने आया, लेकिन उससे ये लोग और डर जाते हैं। और उस डर के चलते देखो कि मालदीव, जो एक से हमारा क्लोज था, वो चाइना की गोदी में चला गया। श्रीलंका, जो हमसे बहुत क्लोज था, चाइना के बहुत करीब हो गया। बांग्लादेश, जिसको हमने बनवाया, वो आज चाइना की गोदी में हमसे दुश्मनी मोल लेता है। नेपाल, जो हमारा सदियों से दोस्त रहा है, वो हमसे अब टंच लेता है या चाइना की गोदी में चला गया। तो ये जो हुई है इंडिया के साथ, उसको सुधारने की शायद जरूरत है। हमें अपने रियली नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमें अपनाना पड़ेगा। हमें शायद गुजराल और वाजपेयी डॉक्ट्राइन पे जाने होंगे। अब क्वेश्चन देखो, 2025 में क्वेश्चन है, साउथ एशिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन। ये क्यों कहते हैं लीस्ट इंटीग्रेटेड? मतलब ईयू देखो इंटीग्रेट हो गया, आसियान देखो इंटीग्रेट हो गया, इवन अफ्रीकन यूनियन इंटीग्रेट कर रहा है, मर्कसूर इंटीग्रेट कर रहा है, लेकिन हमारा ना तो सार्क चला,
एकदम डिसइंटीग्रेट हो गया। और साफ्टा जो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया था, पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ जो मैंने अभी आपको बोला। इंडिया से सब डरते हैं, और कोई इंडिया के साथ आकर के इंटीग्रेशन रीजनल नहीं करना चाहता। उनको लगता है रीजनल इंटीग्रेशन मतलब इंडिया छा जाएगा, यदि ईयू टाइप का बनेगा तो इंडिया हो जाएगा, पूरे हम इंडिया हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम है। एग्जामिन द रीजन्स, मैंने बताया आपको, लैक ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन साउथ एशिया, जो मैंने आपको बताया एग्जैक्टली इसको इंग्लिश में लिख दो तो ये हो जाएगी। इसमें आप और जोड़ सकते हो कि जो बायलेटरल हमारी जो प्रॉब्लम है इंडिया पाकिस्तान की, और इंडिया पाकिस्तान चाइना नेक्सस, उसके चलते भी ये इंटीग्रेट नहीं हो पाता है। इसमें चाइना का जो रोल है उसके चलते भी इंटीग्रेशन मुश्किल है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से घुसपैठ करता है, उसमें हमारे पड़ोसियों को फायदा है कि इंटीग्रेट ना हो और चाइना की तरफ देखते रहे, और उनसे लिवरेज ले लेके पैसे लेते रहे कि देखो इंडिया को काउंटर कर रहे हो। तो चाइना का रोल के चलते भी, और हमारी जो खराब रिलेशन है पाकिस्तान से, ये दोनों इसके मेन रीजन है, और इंडिया का बिग ब्रदर होना मेन रीजन। यहाँ नोट आया था बिम्स्टेक पे, इस पे तो बहुत चीजें लिख सकते हो। इसका मेन ये है कि इंडिया ने 1997 में इसको एक तरह से इसको सेटअप किया इस बेसिस पे कि सार्क कहीं नहीं जा रहा है। तो जब सार्क से हमारा मोह भंग हुआ, तो हुआ कि हमें नेबरहुड फर्स्ट और लुक ईस्ट पॉलिसी को एक मिला करके एक ऐसा फोरम होना चाहिए जहां पे कि थोड़ी बहुत तो हम अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर सकें, और मल्टीलैटरल फोरम अपने इंटरेस्ट के लिए हो जो नेबरहुड में हो। तो बिम्स्टेक को इन्होंने खड़ा किया, जिसमें कि 2 जो है आसियान कंट्री भी है, 5 जो है उसमें सार्क कंट्री है। और उसका, लेकिन वो भी कहीं कुछ जा नहीं रहा है। यदि आप देखोगे तो बिम्स्टेक केवल एक बातें करने का फोरम है, ठीक है, एक गुडविल जनरेट होता है, लेकिन कुछ भी बहुत कंक्रीट उस पर कुछ भी नहीं हो रहा है। यदि इंडिया का देखें कि इंडिया साउथ एशिया में कैसा पॉलिटिक्स है, डिबेटिंग रीजनल स्ट्रेटजी, तो 2021 क्वेश्चन है, टेररिज्म इज ए मेजर सोर्स ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड साउथ एशियन नेबर। ये कहना सही भी है और उतना सही भी नहीं है। टेररिज्म है एक सोर्स ऑफ टेंशन। इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जब चाइना के साथ घालमेल होती है हमारे छोटे छोटे नेशन का, तो उससे भी हमें खतरा नजर आता है, क्योंकि माओइस्ट एक्टिविटी वहां बढ़ जाती है, वो भी टेररिज्म को देती है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स को बढ़ावा देते हैं और वो टेररिज्म करवाते हैं। टेररिज्म का एक और एस्पेक्ट है कि टेररिस्ट लोग जाके नेपाल में छुप जाते हैं, वहां पे जो है वो एक तरह से चारागाह उनको मिल जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अफेक्ट करती है। टेररिज्म साउथ एशिया पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती है बहुत तरीके से, खास करके इंडो पाक और चाइना का जो नाता है साउथ एशिया से। 2020 में आइडेंटिफाई द मेजर कंस्ट्रेंट टू द रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और इसका आंसर पता है क्या है? ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यदि आप देखें, मेजर जो प्रॉब्लम है रीजनल कोऑपरेशन का वो है दो चीजें। एक है कि इंडिया का बिग ब्रदर का छवि, मतलब इंडिया एक इतना बड़ा एक तरह का जाइंट नजर आता है छोटे छोटे कंट्री को, कि वो हड़क जाते हैं और इससे रीजनल कोऑपरेशन नहीं हो पाता है। क्योंकि ये जितनी कंट्री मैंने आपको बताया वो सब इंडिया के ही एडजंक्ट नजर आते हैं, लगता है कि इंडिया का ही पार्ट है, और इंडिया कई बार ऐसा बिहेव करता नजर आता है। तो वो डर जाते हैं, उनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट लगता है। चाइना चूंकि दूर में है, चाइना वहां आकर के तो उसको अपने में मिलाएगा नहीं, तो चाइना से वो ज्यादा सटते हुए नजर आते हैं। दूसरा, इंडो पाकिस्तान का जो इंडिया पाकिस्तान का जो चार वॉर है, और वो उसने जिस तरह से इंडिया के साथ छेड़खानी की है जम्मू कश्मीर में, या टेररिज्म, वो घायल कर देता है साउथ एशिया के सबको, मिटा देता है। क्योंकि बिना इंडिया पाकिस्तान के साउथ एशिया कुछ है नहीं, और इंडिया पाकिस्तान हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसके चलते सार्क की जो है चटनी बन गई, सार्क जो है बिल्कुल डिफंक्ट हो गया, और इंडिया को बिम्स्टेक में इन्वेस्ट करना पड़ा। तो ये दो जो हैं मेजर कंस्ट्रेंट हैं। तीसरा, आप टेररिज्म को भी जोड़ सकते हैं, जो कि एक अलग फैक्टर बन जाता है। चौथा फैक्टर आप जो है, जो इंडिया और चाइना का जो कन्फ्लिक्ट है, वो कैसे रीजनल कोऑपरेशन को इफेक्ट करता है, वो भी क्योंकि चाइना हमेशा छोटे छोटे कंट्री को अपने पाले में प्रलोभन लेके मिलाता है, और उससे भी रीजनल कोऑपरेशन साउथ एशिया में अफेक्टेड होती है। तो 4-5 फैक्टर आप लिख सकते हैं। 2019 में क्वेश्चन है, हाउ डज टेररिज्म इम्पैक्ट रीजनल सिक्योरिटी। ये तो इसका जस्ट रिपीट क्वेश्चन है। इंडिया का क्या स्ट्रेटजी है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के लिए, ये तो आप बहुत कुछ इस पे लिख सकते हैं। यूएसए का भी हेल्प इंडिया इसमें लेता है, ग्लोबल कम्युनिटी का भी हेल्प लेता है। इन 2017 क्वेश्चन में इसलिए कि अच्छा क्वेश्चन है, इंडियाज इमेज एज बिग ब्रदर इज ए मेजर चैलेंज फॉर कोऑपरेशन इन साउथ एशिया। ये इस क्वेश्चन का पार्ट है, और मैंने इसको बहुत बहुत बार रिपीट किया है
कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप अपने को नेपाल के जगह पे रख के देखिए स्टूडेंट, आप यदि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर तो इंडिया आपको कैसा दिखेगा, और फिर आपको कैसा डर लगेगा, बस ये आप सोचिए। और उसी तरह से मालदीव को कैसा लगेगा, भूटान को कैसा लगेगा, श्रीलंका को कैसा लगेगा, और फिर कैसे आप कोऑपरेट करेंगे। आप किसी दानव या जाइंट के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाते, आप डरते हैं। जब किसी से आप डरते हैं तो आप कोऑपरेशन आपका कम हो जाता है। तो इसमें यदि क्वेश्चन देखें तो डिस्कस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस इन द रीजनल पॉलिसी पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया, यही क्वेश्चन इसमें बनता ही है कि क्या चैलेंजेस हमारे हैं रीजनल पॉलिटिक्स का, उसके क्या डायनेमिक्स है और उसमें कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें आपको जो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी रहा है साउथ एशिया में, डिफरेंट डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर का, उसको लिखना है। जैसे कि नेहरू जी के टाइम में हम लीडर थे नाम के, तो हम समझिए एकदम एक बिग बेनाइन बिग ब्रदर थे। इंदिरा गांधी के टाइम में हम हेजोमनिक पावर बन गए साउथ एशिया में, कि हम कंट्री को तुड़वा सकते हैं, हम बांग्लादेश बना सकते हैं, हमारा पूरा हेजोमनी है, हम सिक्किम को अपने में मिला सकते हैं। उस टाइप का हो गया, कोई फॉरेन पावर साउथ एशिया में मेडल नहीं करेगा, हम यहाँ के सुप्रीम बॉस हैं। लेकिन बाद में जो है गुजराल के टाइम में हम एकदम दोस्त जैसे बन गए, हम मतलब कि नॉन रेसिप्रोकल कंसेशन देने लगे। मनमोहन सिंह सबके टाइम में या नरसिम्हा राव के टाइम में हम लुक ईस्ट पॉलिसी और ये सब लेकर फ्रेंडली रिलेशन लेकर के आए। सार्क जो है वो राजीव गांधी लेकर के आया कि नहीं साउथ एशिया में कॉपरेशन होना चाहिए, लेकिन बाद में जो है वो टूट फूट गया। अभी जो है बहुत अजीब सा इंडिफरेंट टाइप का है, कोई खास ये नहीं है। नेपाल अभी कल ही जो है प्रधानमंत्री नेपाल गए हैं, लुम्बिनी गए हैं कुशीनगर से। तो कोशिश है कि हम फ्रेंडली रिलेशन रखें, लेकिन अभी भी आपको पता है कि मालदीव में जो है इंडिया के अगेंस्ट जो है नारे लगते हैं, बांग्लादेश में इंडिया के अगेंस्ट में काफ़ी फीलिंग है जबकि हमने उसको आज़ाद कराया है, नेपाल में माओइस्ट लोग भरे हुए हैं चाइना के, वहाँ भी बहुत मिक्स्ड है इंडिया के बारे में फीलिंग। पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन ही है जानी। श्रीलंका जो है दोस्त बनने की कोशिश करता है लेकिन वो भी चाइना से काफ़ी अफेक्टेड है। तो बहुत मुश्किल है इंडिया का जो फॉरेन रिलेशन है साउथ एशिया में। डियर स्टूडेंट, आप देख रहे होगे बीच बीच में जो जो रिकॉर्डेड है ना, वो पुराने मैंने अपने वीडियो से लिया, उसको मैंने यह था ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि बहुत ही पैशन से मैंने किया था रिकॉर्ड, और उसमें से कुछ चीजें हो सकता है कंटेम्प्रेरी ना हो, कुछ साल पहले किया गया, लेकिन आपको काफी फायदा होगा इसलिए। अब चलो इसको अभी नरेट में कर रहा हूँ। चैलेंजेस ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी इन द ग्लोबल डोमेन, ये आपका थीम है न्यू सिलेबस में। सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज एंड, ये पहले भी था, बिल्कुल पहले था, इसलिए आगे का आपका जो होगा जो स्लाइड, वो पहले भी ये टॉपिक था पुराने सिलेबस में और उसमें भी मैंने नरेट किया था। तो इसमें क्वेश्चन देखो 2025 में है, एक्सप्लेन इंडियाज policy on international environmental issue with a special reference to the role played by India in the 29th UN climate change conference held in November 2024। ये सेकंड पार्ट तो बहुत ही स्पेसिफिक है, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है उसको समझो। इंडिया का जो इंस्टेंस रहा है ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज में, वो दो तीन पॉलिसी से गाइडेड होता है। एक तो सीबीडीआर पॉलिसी है, डॉक्ट्राइन का लो, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज। बेसिकली क्या है इसमें, इंडिया चाइना एक साथ खड़े दिखते हैं ग्लोबल साउथ की। जो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट किया गया है जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, वो यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड ने किया, और उसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। अब आज यदि आप हम पे चाबी कसोगे कि बहुत हो गया, आप सब मिलकर के ग्रीन की तरफ जाते हैं, तो ग्रीन एनर्जी महंगा होता है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आपने एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करके चूंकि पैसे कमाए हैं और अमीर बने हो, तो आपका ये कर्तव्य है कि वो पैसे और टेक्नोलॉजी हमें गरीब कंट्री को ट्रांसफर करो कि हम ग्रीन पाथ अपना सके, नहीं तो हम भी पॉल्यूट करते रहेंगे। इसको कहते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन डिफरेंशिएटेड भी है, आपका ज्यादा है हमारा कम है, क्योंकि आपने पॉल्यूट करके धन कमाया है। दूसरी जो पॉलिसी इंडिया की रही है और चाइना की भी रही है, कि जो वल्नरेबल कंट्री हैं, जो जो आइलैंड कंट्री हैं जो डूब जाएंगे क्लाइमेट चेंज होने, समुद्र का स्तर बढ़ने से, या जो खेती की मार पड़ेगी क्लाइमेट चेंज होने से और कई लोग भूखे के शिकार होंगे, उसके लिए एक फंड होना चाहिए, लॉस एंड डैमेज फंड बने। इसके अलावा एक पूरी एक ह्यूज ट्रिलियन ऑफ डॉलर का फंड बने जिससे कि क्लाइमेट चेंज को फंड किया जा सके, जहां जहां भी पाथ हम ले जाए नॉन कार्बन फुटप्रिंट, उसको बढ़ावा देने के लिए। तो बेसिकली मुद्दा इस पे आ जाता है कि ग्लोबल फोरम पे इंडिया और चाइना नदर का ये कहना है कि डेवलप्ड कंट्री को कंधे पे बोझ ज्यादा लेना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। उन्होंने जो पैसे और टेक्नोलॉजी कमाए हैं एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करके, उसको शेयर करना पड़ेगा ग्लोबल साउथ के साथ। इसी पे ताना तानी है। और यही जो है जब कॉप होती है, जैसे 29 कॉप
29th कॉप हुई बाकू में, 30th कॉप हुई बेलम ब्राजील में, तो उन सब पे जो है यही मुद्दा उठता है कि उस पैसे का क्या होगा। और डेवलप कंट्री जो है उससे अलग होना चाहते हैं, वो कहते हैं अब जो हुआ हुआ, चलो पहले जो हुआ उसको भूल जाओ, अब सब मिल के करते हैं, सब बराबर कंट्रीब्यूट करेंगे। और इंडिया चाइना कहते हैं नहीं, भूल नहीं सकते, आपको ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और इसी बेसिस पे यूएसए निकल गया कि ये तो डेवलपिंग कंट्री आर्म ट्विस्ट करते हैं, वो हमें धमकी देते हैं कि हम पॉल्यूट करेंगे नहीं तो पैसे दो, तो हम निकल जाएंगे, हम मानते ही नहीं क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये सारी बातें लिखेंगे, लेकिन ये जो पोर्शन है कि 29th और 30th में इंडिया का क्या रहा, ये नेट पे जाके थोड़ा सा पढ़ ले। अब आओ, नोट जो है ब्रिक्स और इंडिया की जो रिलेशन है, इस पे आपको पूछा है। देखो, ब्रिक्स जो है बहुत ही मजेदार है। ये चाइना रसिया कॉम्बो का ये एक फोरम है, और इंडिया इसमें शामिल होता है। अमेरिका को मिर्ची लगती है, समझो इसको, यूएसए बहुत परेशान होता है। और ये इंडिया का दो नाव पे सवारी वाली है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, मल्टी अलाइनमेंट है। तो लेकिन यहाँ पे परेशानी भी है कि चाइना से इंडिया का उतना बहुत मधुर संबंध नहीं है, बॉर्डर पे लेकर के एनर्जी और ट्रेड इन सब में तो है। और इसमें पाकिस्तान भी है, जिससे हमारा बिल्कुल खराब रिलेशन है। लेकिन अभी अच्छा हुआ है कि 6 और कंट्रीज में शामिल हो गए हैं, ईरान, इथियोपिया, यूएई एंड मेनी अदर, जिससे कि ये काफी जो है ना अब एक बहुत ही रीजनल, इसमें अफ्रीका के कंट्री, एशिया कंट्री, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री, तो काफी ये अब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। और इसको इसको यदि इंडिया लिवरेज करे तो इससे काफी फायदे हो सकते हैं। तो इसमें आपको ब्रिक्स कब बना, इंडिया इसका फाउंडर मेंबर जैसा था, पहले ये BRIC था, बाद में इसमें 2010 में साउथ अमेरिका मिल गया, अभी 6 कंट्री और मिल गया। कौन कौन मिले हैं उसका नाम देना, और ये जरूर देना कि ये कैसे जो है यूएसए को बैलेंस करता है। यूएसए को ये बताता है कि आप नहीं तो कोई और सही। ये भी बताना कि 2026 में इंडिया चेयरपर्सन है ब्रिक्स का, और इसकी बैठक शायद सितंबर में होने वाली है, तो उसके लिए काफी तैयारी चल रही है दिल्ली में। G20 के बाद ये सबसे बड़ी बैठक होगी, 11 कंट्री आएंगे, चाइना, रसिया, सबके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, तो वे बहुत ही बड़ी घटना है। इसको भी लिखना, इससे काफी आपका हो जाएगा। और ये जरूर देना कि ट्रम्प को कैसे जो है इससे परेशानी होती है अमेरिका को, और कैसे ब्रिक्स जो है एक एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक पोल बन रहा है। फिर दूसरा नोट है चैलेंजेस टू इंडिया नेशनल सिक्योरिटी। इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को बहुत चैलेंज है, कई सोर्सेज है चैलेंज के। वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चाइना रसिया टैंगो, और उसमें अफगानिस्तान भी मिल जाता है, और इससे इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर है वो काफी वर्नेबल होता है, वो हम लोगों ने देखा है। दूसरा जो इसका सोर्स है वो टेररिज्म से है, अगेन पाकिस्तान उसको स्पॉन्सर करता है, और उसको रोकने में हमें बहुत परेशानी आती है। चाइना, पाकिस्तान बेलिजरेंट की तरह बिहेव करता है, पुलवामा हो, उरी हो, पठानकोट हो, या सबसे लेटेस्ट पहलगाम हो, किस तरह का किया है हरकत आप देख सकते हैं। तो इंडिया की एक तीसरी भी जो है हमारी सिक्योरिटी हमारी हार्म होती है, वो एनर्जी सिक्योरिटी, वो आम से म्यूनिसन नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा कि हॉर्मुज के बंद होने से कैसे हम तिलमिला गए, कैसे हमारे पेट्रोल का दाम 10 रुपए बढ़ा, कैसे गैस गैस का दाम बढ़ा, कैसे गैस के लिए लोग तरसे हैं इंडिया में, या परेशान हो रहे हैं। तो ये भी जो है उसका कारण ये है कि 85% इतना गलत है। हमने क्या किया है आजादी के बाद, एक समय में डियर स्टूडेंट हम 70% इंपोर्ट करते थे ऑयल एंड गैस, और आज 85% कर रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ? एक समय में ओएनजीसी 10-15% जो है कंट्री का बॉम्बे हाई से ऑयल गैस निकालता था, आज क्यों जो है हम इतना कम निकाल रहे हैं? क्यों हमने कावेरी बेसिन में, एक समय में कावेरी बेसिन में इतनी खोज हुई थी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल एंड गैस है, हम क्यों नहीं खोज पाए? हम क्यों जो है इंपोर्ट करते रहे? और इंपोर्ट भी करते रहे तो हमने चाइना की तरह जो है क्यों नहीं अपना स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाया कि हम 100 दिन 150 दिन चल सके? क्यों हम हरमुज जैसे क्राइसिस का वेट करते रहे? ये सब हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को हार्म करती है। इसके अलावा जो ग्लोबल इश्यूज है, माइग्रेशन, वो हमारे सिक्योरिटी का थ्रेट है। हर समय हमको झेलना पड़ता है, चाहे रोहिंग्या क्राइसिस हो, बांग्लादेश क्राइसिस हो। पार्टीशन के बाद से ही हम लोग माइग्रेशन और रिफ्यूजी की क्राइसिस को झेलते हैं, वो भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। इसके अलावा जो पैंडेमिक जैसी जब होती है, अभी जैसे जनरेटिव एआई जो है वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट है। आप सोचोगे जेन एआई क्या है, कैसे जानते हो कैसे थ्रेट है वो पैंडेमिक से भी ज्यादा बड़ा थ्रेट है। हमारे बच्चों की नौकरी उससे जा रही है। अभी जो ह्यूज नंबर ऑफ नौकरी मिलती थी, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, कोडिंग, जो जिसको आप लो ग्रेड कोडिंग कहते हो, वो सब गायब होने वाला है। और एक जो लैडर थी गरीब बच्चों का थोड़ा ऊपर उठने का, वो भी अब खत्म हो रहा है जनरेटिव एआई में। तो जनरेटिव एआई जो है वो और नॉलेज को कंसंट्रेट कर रहा है और एक्सक्लूजन कर रहा है, ग्लोबल साउथ और पीछे जा रहा है।
अब हमें चैट जीपीटी, क्लाउड, इन सब पे डिपेंड करना पड़ेगा, जो सब अमेरिका के कब्जे में है। आपने देखा कि कैसे जो है क्लाउड जो है जेन एआई, उसके बेसिस पे लड़ाई की गई, बम बरसाया गया, और वो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास में है और दुनिया को अनइक्वल बना रहा है, और वो भी हमें थ्रेट देता है। साइबर सिक्योरिटी जो है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उससे कितनी साइबर अटैक हमारे ऊपर में होती है और उससे कैसे बचें, ये सारी जो है वो थ्रेट को आपको इसमें लिखना है शॉर्ट शॉर्ट में। फाइनली यदि हम देखें तो इंडियाज निगोशिएटिंग स्टाइल एक और थीम है जो ट्रेड, इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी रेजिम में देखें तो 2021 में क्वेश्चन है, क्रिटिकली इवेलुएट इंडियाज स्टैंड ऑन ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू। ये शायद अब उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए नहीं रह गया है। आपको पता है कि क्लाइमेट चेंजेस में इंडिया का वही रहा है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद वेरिएबल कैपेबिलिटीज, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इंडिया चाइना इसमें एक जगह नजर आते हैं। तो इंडिया का स्टैंड यही है कि भाई डेवलप्ड नेशन ने पॉल्यूट किया है, तो उसका कर्तव्य है कि वो अब डेवलपिंग नेशन को हर तरह के से हेल्प करे, पैसे से, टेक्नोलॉजी से हैंड होल्डिंग करे, और हमको मौका दे कि हम भी ग्रीन एनर्जी अपना सके, हम पर थोपे नहीं, क्योंकि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन क्रिटिकली इवेल्युएट इंडियाज क्लेम फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये तो एक क्वेश्चन छिटक के ये सिक्योरिटी रेजिम के चलते आ गई है, और इस पे बहुत कुछ लिखा जा सकता है। बस इसमें इतना ही आप समझिए कि इंडिया डिमांड करता है, लेकिन इसके डिमांड में बहुत चैलेंजेस हैं, क्योंकि इंडिया यदि बोलेगा कि हमको दो, तो साउथ अफ्रीका बोलेगा, साउथ अफ्रीका बोलेगा तो ब्राजील बोल सकता है, जर्मनी को भी मिलना चाहिए। तो बहुत सारे कंट्री इसके कंटेंडर खड़े हो जाते हैं, कोई एका इस पे नहीं है। इसीलिए सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट मेंबर मिलना मुश्किल है। 2019 में क्वेश्चन है, डिस्कस इंडियाज ग्रोइंग रोल इन डब्ल्यूटीओ एज एन इमर्जिंग। ये अब इस बार का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि डब्ल्यूटीओ एक तरह से एकदम डिफंक्ट हो गया है, उसमें जो दोहा राउंड है वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या रोल रहेगा? अब इसके बदले जो है इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, जिसको सेपा आपके नाम में इंडिया कर रहा है, उस पे इंडिया पड़ा हुआ है। इसने साउथ कोरिया, जापान के साथ कर लिया, यूएई के साथ कर लिया, अभी कनाडा, ईयू, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के साथ इंडिया जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के रास्ते में बढ़ रहा है। तो इंडिया डब्ल्यूटीओ को छोड़ करके बायलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तरफ ज्यादा उसका फोकस है। 2018 क्वेश्चन मैंने ले लिया क्योंकि अच्छा था। डिस्कस इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस। न्यूक्लियर पॉलिसी पे आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंडिया न्यूक्लियर पावर बना 74 में, फिर 1998 में, और किस तरह से पाकिस्तान फिर काउंटर में न्यूक्लियर पावर बन गया। उससे साउथ एशिया के पॉलिटिक्स जो है न्यूक्लियराइज्ड हो गई, एक न्यूक्लियर वल्नरेबिलिटी हो गई, और ग्लोबल जो वर्ल्ड ऑर्डर में इसको लेके चिंता पैदा हुई, और उसके चलते साउथ एशिया एक बहुत ही डेंजरस प्लेस जो है बन गया। उससे कोई सिक्योरिटी इंडिया की, कोई जिसको सिक्योरिटी डिलेमा कहते हैं, हर्ज ने जो कहा वो हो गया। हम उससे कोई बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं हो गए, क्योंकि अब इंडिया पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर है, तो दोनों में यदि न्यूक्लियर युद्ध होता है तो म्यूचुअली एस्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगा, मैट जिसको बोलते हैं, कोई जीतेगा नहीं उसको। तो उससे हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो ये पूछा जा सकता है। फिर हमारा न्यूक्लियर पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव है, एम है, कैसे हम जो है उसको नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रखे हुए हैं, कैसे हम उसको डिटरेंस की तरह यूज करते हैं, कैसे हम उसका पीसफुल एक्सप्लॉइटेशन भी करते हैं, ये सब इसमें लिखने हैं आपको। यदि इसमें क्वेश्चन देखें तो मुझे लगता है, डिस्कस द चेंजेज इन इंडियाज स्ट्रैटेजी फॉर ट्रेड एंड सिक्योरिटी। आपने देखा ट्रेड में कैसे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं, और सिक्योरिटी में कैसे हम क्वाड की तरफ जा रहे हैं। इंडो पैसिफिक में जो यूएसए जितना इनिशिएटिव ले रहा है, उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और कैसे हम एक सेपरेट सिक्योरिटी रेजिम बना रहे हैं जिसमें कि चाइना के हेजेमनी को हम कंट्रोल कर पाए साउथ एशिया में, इंडो पैसिफिक में। अब आओ ये फाइनल थीम देखते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन आई नो कि आज एक दिन आपके टेस्ट के लिए यदि 1.5 घंटे का वीडियो देख करके यदि आपको सारे क्वेश्चन आ जाए तो क्या मजेदार है, और वही होने वाला है। कल आपको 100% क्वेश्चन इसी वीडियो में जो दिख रहे हैं उसी से आएगा। तो इसको यदि 2-3 बार देख लो तो और किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इंडिया एज एन इमर्जिंग पावर, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, ये आपका नया टॉपिक इन्होंने जोड़ा है, पहले भी था। तो इसमें देखो सॉफ्ट पावर पहले क्या होता है। जोसेफ नए ने बुक लिखा सॉफ्ट पावर, उसमें उन्होंने कहा कि दो तरह के पावर, एक हार्ड पावर है, मिलिट्री पावर, जो यूएस कितना शो करता है, बॉम्ब बरसाना, रॉकेट, फाइटर जेट, ड्रोन एंड ऑल। और दूसरी सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर जो है वो पावर है जो आपके इतिहास से, आपके चार्म से, आपके अच्छे ग्लोबल नॉर्म जो आपने मेंटेन किए हैं, आपने ईमानदारी बरती है, लोगों का ट्रस्ट आप पे है, दूसरे कंट्री का, आपको लोग एक ट्रस्ट वर्दी रिलायबल पार्टनर मानते हैं, या आपका और कोई चीज ऐसा आपके कल्चर में, आपके म्यूजिक में, आपके लोगों में, या आपकी ट्रेडिशन में,
इन सब से आपका जो है एक चार्म बनता है और आप अपनी बात बिना कोअर्सन के, बिना डंडे के जो पे मनवा लेते हो। इंडिया का सॉफ्ट पावर लोग कहते हैं काफी अच्छा है। हमारी जो योगा है, बॉलीवुड है, एंशियंट सिविलाइजेशन है, सबसे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी है, गौतम बुद्धा का लैंड है जो पूरी दुनिया में दीप जलाता है, चाइना से लेके साउथ ईस्ट एशिया तक में जो है हमारी जो है गूंज होती है। और हम जो एक एंशियंट सिविलाइजेशन है वो इसका भी कि हमारा सिविलाइजेशनल जो इथोस है, कैसे हम विश्व बंधुत्व को, वसुधैव कुटुंबकम को, हमारा जो नारा है उस तरह का, और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बनते हैं। हमारी सॉफ्ट पावर इससे भी बनती है कि इंडिया एक यूनिक पोस्ट कॉलोनियल कंट्री है जो डिक्टेटर नहीं बना, जबकि उसके आसपास सारे डिक्टेटर, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ्रीका एंड ऑल, साउथ ईस्ट एशिया डिक्टेटर, लेकिन हम नहीं बने। हमने डेमोक्रेसी का दामन नहीं छोड़ा, हमने मल्टीकल्चरलिज्म नहीं छोड़ा, कितना भी डीप डाइवर्सिटी होता हुआ यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं छोड़ा हम लोगों ने कभी एसिमिलेशन नहीं किया, सबको जिंदा रहने दिया। यहाँ इंडिया यूनिक है क्योंकि इंडिया में जो है वो ईरान से भाग के लोग आते हैं, पारसी कहलाते हैं और सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाते हैं। अरब लोग जो हैं वो वेस्टर्न कोस्ट पे बसते हैं, रोमन आकर के बसते हैं, फ्रेंच बसते हैं, पुर्तगीज बसते हैं, अंग्रेज यहाँ आते हैं, और उसके पहले शक, हुन्स, मंगोल सब आते हैं, सबको इंडिया ने गले लगाया है। इंडिया इज ए लैंड ऑफ इमिग्रेंट, जैसे आज के समय में यूएसए लैंड ऑफ इमिग्रेंट है, हम सिविलाइजेशनल लैंड ऑफ इमिग्रेंट है। पूरे दुनिया से लोग आके बसे हैं और अपने को इंडियन कहते हैं। ये हमारी जो है सॉफ्ट पावर है, और इसके चलते जो है, और आज के समय में जो हमारी डायस्पोरा है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, बहुत स्ट्रांग, बड़ी बड़ी कंपनियों के हम सीईओ हैं, वो भी हमारी सॉफ्ट पावर है। तो इस सॉफ्ट पावर को कैसे हम प्रोजेक्ट करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, ये क्वेश्चन है। 2025 में क्वेश्चन है, एलॉबरेट ऑन द फैक्टर्स बिहाइंड इंडिया इमरजेंस एज ए सिग्निफिकेंट पावर इन द चेंजिंग इंटरनेशनल ऑर्डर। तो हम ये कहेंगे कि हमारी जो इमर्जिंग पावर जो हम बने हैं, मिडिल पावर, ऑफ कोर्स हम सुपर पावर नहीं है, उसमें हार्ड पावर का जितना रोल है, ऑफ कोर्स हम हार्ड पावर भी, हमारी आर्मी दुनिया में तीसरी या चौथी सबसे बड़ी है, हम चौथी सबसे बड़ी आर्म्स एंड एम्यूनेशन पे खर्च करने वाले कंट्री हैं। तो हमारे टैंक कितने हैं, फाइटर जेट कितने हैं, बहुत बड़ी है। हो सकता है ड्रोन अभी हमने उतना नहीं अपनाया है, बहुत तेजी से हमें ड्रोन बनाने की जरूरत है, शायद ईरान से सीखने की जरूरत है, ईरान के साथ पार्टनरशिप करके, या यूक्रेन जो दो ड्रोन में बहुत ही माहिर कंट्री है उनके साथ हमको ना ह्यूज अमाउंट ऑफ ड्रोन बनाना चाहिए। अब तो ड्रोन वॉरफेयर होता है, ड्रोन स्वार, तो उसमें शायद हो सकता है हम पीछे हों शायद, लेकिन मिसाइल में, रॉकेट में, और फाइटर जेट में, टैंक में, आर्मी में हम बहुत आगे हैं। तो हार्ड पावर तो हम हैं, लेकिन मेन जो हमारी है दो और पावर हमको जुड़ती है, वो है सॉफ्ट पावर जो ही मैंने एक्सप्लेन किया, और इकोनॉमिक पावर। हम दुनिया के फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमारी परचेजिंग पावर जो है हमारे मिडिल क्लास की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी मार्केट हम है। तो ये इसके चलते जो है हम इमर्जिंग मिडिल पावर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन इससे है, हाउ इज सॉफ्ट पावर ए क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। बहुत क्रूशियल अभी हो गई है। मोदी जी ने जो कहा ना, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, ये वॉर का समय नहीं है, ये सॉफ्ट पावर का समय है। ये ट्रम्पियन वर्ल्ड का समय नहीं है, इसलिए ट्रम्प बेचारे दुखी हो रहे हैं। ये सॉफ्ट पावर का समय है। आपको जो है आपको वाजपेयी जी बनना पड़ेगा, आपको इंद्र कुमार गुजराल बनना पड़ेगा, आपको चार्म से दुनिया को रिझाना पड़ेगा, ना कि डरा करके। डराने का समय चला गया, वो दुनिया चली गई। इस बात को ट्रम्प को समझने में शायद उनकी तो जीवन बीत ही जाएगी। सो सॉफ्ट पावर का जमाना है, और ये बहुत इंडिया का क्रूसियल एलिमेंट है, और इंडिया इसको काफी अच्छे से प्रोजेक्ट करता है। मोदी जी के रेजिम में काफी इसको प्रोजेक्ट किया गया है, इकोनॉमिक एंड सॉफ्ट पावर। हाउ इंडिया इन लिवरेज सॉफ्ट पावर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। आप देखो कि इंडिया कैसे रसिया यूक्रेन वॉर में एक तरह से मेडिएट करता नजर आता है, क्योंकि रसिया भी इंडिया की तरफ देखता है और यूक्रेन भी देखता है, और इंडिया कहता है ओपन फोरम में कि ये वॉर का समय नहीं है। वो बलहम लगाता है यूक्रेन के ऊपर। अभी भी आप देखोगे मिडिल ईस्ट क्राइसिस में ईरान इंडिया की तरफ देखता है, इंडिया को उसने स्पेशल लिवरेज दिया, जबकि ईरान से हमारे रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। और फ्रांस के राष्ट्रपति ने तो यहां तक कहा कि इंडिया सबसे अच्छा पोजीशन है ईरान क्राइसिस में मेडिएट करने का। पाकिस्तान तो बीच में ऐसे ही कूद पड़ा और उसकी जो हद पीटी हम लोगों ने सबने देखा। तो लेकिन इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन रहा है, योगा हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे एंशिएंट सिविलाइजेशनल हो, इंडिया ने इसको बहुत अच्छी खूबसूरती से, या हमारे जो डायस्पोरा है उसको बहुत खूबसूरती से प्रोजेक्ट किया है, और उसका फायदा हमें काफी मिला है रिसेंट टाइम। तो नेक्स्ट तो चलो पुरानी वाली स्लाइड को मैं दोहरा रहा हूँ, डियर स्टूडेंट। आई थिंक कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और यदि आप इसको गौर से सुनोगे तो फिर से मैं कह रहा हूं
कि ये 1.5 घंटा सबसे बहुमूल्य 1.5 घंटा है जो 24 घंटे पहले आप खर्च कर सकते हो, और बिना कोई और रिसोर्स पढ़े हुए आप कल 100% क्वेश्चन इससे लिख सकते हो। गुड विशेष। फाइनल यदि थीम देखें इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी मल्टीपोलर वर्ल्ड, तो इस पे मेरी वीडियो आप देख लीजिएगा पॉल सेंस हेल्प में, जिसमें कि इमर्जिंग पावर ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो मैंने वीडियो बनाया इमर्जिंग पावर, उसमें आप देखेंगे तो जैसा मैंने बताया कि यूएसए अभी भी जो है प्री इमिनेंट पावर है, इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड ऑल। लेकिन उसके बाद यदि देखें तो चाइना बहुत तेजी से उभर रहा है, और इंडिया भी जो है एक रीजनल पावर के तौर पे है। इसके अलावा यदि पावर आप देखें तो साउथ अफ्रीका थोड़ा सा है, ब्राजील थोड़ा सा है, रसिया एक तरह से इकोनॉमिकली डूब रहा है लेकिन अभी भी मिलिट्री पावर है, जर्मनी एक इकोनॉमिक सुपर पावर है लेकिन उसकी जो लीगेसी है तो वो एक अजीब टाइप का, अभी उसको नहीं कह सकते ग्लोबल पावर। तो ये दिखता है यूके जो है एक बहुत ही स्ट्रांग अभी भी कंट्री है, लेकिन वो इकोनॉमिकली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं रह गया क्योंकि उसकी पॉपुलेशन कम है, तो वो मतलब कि हो सकता है सुपर पावर ना बन पाए अभी अब। लेकिन इंडिया चाइना जो है वो सुपर पावर बन सकते हैं मिल करके, और चाइना अलग से भी सुपर पावर बन सकती है। और इसका क्या असर होगा, क्योंकि इंडिया भी उभरता हुआ पावर है। अब क्वेश्चन देखिए 2021 में है, डू यू थिंक इंडिया इज एन इमर्जिंग ग्रेट पावर इन द कंटेम्प्रेरी मल्टीपोलर वर्ल्ड। इसमें दो व्यू हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है कि इंडिया चाइना के जैसा जो है ग्लोबल पावर बनेगा, लेकिन ये जरूर है कि इंडिया चाइना के बाद जो है सबसे ज्यादा उभरता हुआ एक रीजनल पावर भी है और ग्लोबल पावर भी बन सकता है। 2020 में है, इलस्ट्रेट द मेन कॉजेज ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए इन कंटेम्प्रेरी मल्टीपोलर वर्ल्ड। ये मैंने कुछ मिनट पहले डिस्कस किया है। यदि टेंशन देखे, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। एक टेंशन तो ह्यूमन राइट्स को लेकर के है, माइनॉरिटी राइट्स को लेकर के है, जो अमेरिका मानता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड अभी के रेजिम में नहीं है, और इंडिया इस बात को नहीं मानता है। दूसरा जो है वो अमेरिका बहुत ज्यादा खुश नहीं है इंडिया का जो रसिया के साथ जो इंस्टेंस अभी यूक्रेन वॉर में है, जहां की वो लगातार उसको सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। तो ये दो जो हैं वो थोड़ा घालमेल है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर भी, जब इंडिया न्यूक्लियर हुआ था तो यूएसए ने उसको अच्छा नहीं माना था। तो बाकी देखेंगे तो ट्रेड में, इकोनॉमी में, सिक्योरिटी रेजिम में, इंडो पैसिफिक में, इन सब में जो है इंडिया यूएसए के साथ खड़ा नजर आता है। तो ज्यादा कोऑपरेशन है, कम कन्फ्लिक्ट है इंडो यूएस रिलेशन में। 2019 में क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट नाम इज ए प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज वायबल रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड स्ट्रक्चर। इसको आप इस तरह देखिए कि ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा गया है, पिछले मैंने तो हटा दिया है पिछला क्वेश्चन, कि क्या नाम अभी भी इंडिया के लिए रिलेवेंट रह गया है क्या। अब इसको आप यूक्रेन वॉर के तौर पे देखिए, अभी इंडिया ने क्या किया बेसिकली, उसने नॉन अलाइनमेंट के प्रिंसिपल को फिर से निकाला, और उसने कहा कि भले हम यूएसए से बहुत क्लोज हो गए हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के क्लोज हो गए हैं, नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी अपना लिए हैं, लेकिन हम रसिया को नहीं भूल सकते जो हमारा पार्टनर है एनर्जी सिक्योरिटी में, आर्म्स में, एंड हमारा हमेशा साथ दिया है उसने यूनाइटेड नेशन में। तो हम रसिया को सपोर्ट करेंगे और हम नॉन अलाइंड लेंगे, मतलब इंडिपेंडेंट स्टैंस लेंगे। तो नॉन अलाइनमेंट अभी भी इंडिया के लिए रिलेवेंट है, और ये इंडिया को एक लिवरेज देता है, एक प्ले ग्राउंड देता है, स्पेस देता है, जहां इंडिया प्ले आउट कर सकता है ईस्ट और वेस्ट के जो टेंशन है। ईस्ट मतलब हो गया रसिया, चाइना, और जो ईस्टर्न कम्युनिस्ट वर्ल्ड है, और वेस्ट हो गया यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोप। उसके बीच का अभी भी जो टेंशन है उसको इंडिया प्ले आउट कर सकता है अपने इंडिपेंडेंट स्टैंड है, जिसको आप नॉन अलाइनमेंट कह सकते हैं। इस तौर पे जो है इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए दूसरी तरीके से भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया अभी भी डेवलपिंग नेशन का लीडर बन सकता है चाइना के साथ मिलकर के, जो अधिकतर दोनों पाले में नहीं पड़ना चाहते हैं, चाहे इधर या उधर। तो इंडिया अभी भी नाम जो है इंडिया के लिए कुछ ना कुछ रिलेवेंस तो है, उतना तो नहीं है जितना कोल्ड वॉर में था, लेकिन है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रिटिकली इवेल्युएट इंडिया पोजीशन इन कंटेम्प्रेरी मल्टीपोलर वर्ल्ड। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कई तरीके से आप देख सकते हैं कि इंडिया, जैसा मैंने बताया कि चाइना जो है उभरता हुआ एक चैलेंजर है यूएस के हेजेमनी का, और इंडिया जो है एक सुपर रीजनल पावर के तौर पे उभर रहा है, इंडो चाइना मिलकर के वर्ल्ड को रूल कर सकता है। ये दो बातें जो है इंडिया को एक लिवरेज देती है। जब तक यूएसए चाइना को थ्रेट मानेगा, इंडिया को उसको वैल्यू देना पड़ेगा इंडो पैसिफिक में, उससे इंडिया को फायदा होगा। और यदि इंडिया जब चाहे तब वो रसिया चाइना के साथ मिल करके जो है एक अलग ही जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में डायनेमिक्स बना सकता है, और वो एक नया अध्याय होगा ग्लोबल पॉलिटिक्स का। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा। यदि आप रियली इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक में, यदि ऐसा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप जुड़ना चाहते हैं
पॉल साइंस की कम्युनिटी का मेंबर बनना चाहते हैं तो वेबसाइट है paulsciencehelp.in। कई चीजें इसमें आपको फ्री मिलती हैं, पीडीएफ एंड ऑल। ईमेल है paulsciencehelp@gmail.com। टेलीग्राम चैनल है @paulsciencehelp और ट्विटर है @paulsciencehelp। इजी है, पॉल साइंस हेल्प, POLSC हेल्प। और आप जुड़ जाते हैं एक नॉलेज कम्युनिटी से जिसका पैशन है रिसर्च बेस्ड नॉलेज शेयर करना और उसके थ्रू अपने लाइफ को डेल्टा चेंज करना, थोड़ा सा चेंज करना बेटर, बट हैप्पीली। मेन कंसर्न है टेक केयर एंड बी हैप्पी।